हे दोस्तों, मैं यशवंत सीआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के पार्ट 2 को। और दोस्तों, आज हम यहां पर इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे ऑनलाइन मार्केट प्लेस एनालिसिस के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो यार, अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने ट्यूटोरियल को स्टार्ट। और दोस्तों, यहां पर समझते हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेस एनालिसिस क्या है और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इसका क्या रोल है। सबसे पहले जो है हम यहाँ पर जरा एजेंडा को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कंटेंट एट अ ग्लांस, यानी कि आपके पास यहाँ पर जो एजेंडा है और जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंड देन फर्दर जो है अपने ट्यूटोरियल में आगे बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देखो सिचुएशन एनालिसिस फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ये हम डिस्कस करेंगे। द डिजिटल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अंडरस्टैंडिंग हाउ कस्टमर्स इंटरेक्ट विद डिजिटल मार्केट्स, ये कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस करेंगे। कंज्यूमर चॉइस एंड डिजिटल इन्फ्लुएंस, ये भी हम डिस्कस करेंगे। कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, न्यू चैनल स्ट्रक्चर्स एंड डिजिटल बिजनेस मॉडल्स फॉर ई कॉमर्स, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम इस पूरे ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल मार्केटिंग एनवायरनमेंट दैट हैव implication for developing a digital marketing strategy। अब यहाँ पर आइडेंटिफाई करना उन एलिमेंट्स को उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जिसके अंदर आप डिजिटल मार्केटिंग एनवायरनमेंट को क्रिएट कर रहे हो और वहां पर इंप्लीकेशंस हैं जिसको अंदर आप जो है वो डेवलप करो अपनी डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी को। सेकंड पॉइंट है इवेल्युएट टेक्निक्स फॉर रिव्यूइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल डिफरेंट प्लेयर्स इन द माइक्रो एनवायरनमेंट, कस्टमर्स, पब्लिशर्स, इंटरमीडिएट्स, सप्लायर्स एंड कॉम्पिटिटर्स एज अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। उसके बाद हमें टेक्निक्स को इवेल्युएट करना है, रिव्यू करना है इंपॉर्टेंस डिफरेंट प्लेयर्स को, जैसे कि आपके पास यहाँ पर माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं जैसे कस्टमर्स हैं, पब्लिशर्स हैं, इंटरमीडिएट्स हैं, सप्लायर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, और एज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के अंदर ये सारे लोग प्रेजेंट होते हैं। रिव्यू द चेंजेस टू बिजनेस एंड रेवेन्यू मॉडल्स अनेबल्ड बाय डिजिटल मार्केट्स। अब यहां पर हमें जो है वो रिव्यू करने हैं चेंजेस को बिजनेस के ऊपर जो हो रहे हैं, रेवेन्यू मॉडल्स को अनेबल करना है डिजिटल मार्केट्स के अंदर। तो ये है हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और ये है कंटेंट एट अ ग्लांस, जो कि हम यहां पर डिस्कस करेंगे। और ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि इस पूरे ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन फॉर मार्केटर्स, यानी कि मार्केटर्स जो हैं उनके क्या क्या सवालात हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हैं, उनको हम जरा देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल है व्हाट आर आवर कैपेबिलिटीज फॉर अंडरस्टैंडिंग आवर ऑनलाइन मार्केट प्लेस। अब यहां पर ये कहता है इसका पहले सवाल के अंदर कि यहां पर कौन सी ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जिनको समझना इंपॉर्टेंट है इस ऑनलाइन मार्केट प्लेस में। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ कैन आई डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग of the potential significance of the behavior of players in the micro environment to the future of our business। उसके बाद ये सेकंड जो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है उसके अंदर ये कहते हैं कि हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं एक बेटर अंडरस्टैंडिंग को सिग्निफिकेंट पोटेंशियल के साथ में, और वो बिहेवियर जो कि प्लेयर्स का होता है माइक्रो एनवायरनमेंट में। अब यहाँ पर प्लेयर्स है मुराद, यहाँ पर कस्टमर्स हैं और आपके पास जो सप्लायर्स हैं, जो इंटरमीडिएट्स हैं, उनके बारे में बात हो रही है। और वो किस तरीके से फ्यूचर को अपने बिजनेस के अंदर डाल सकते हैं कि अपने बिजनेस को किस तरीके से फ्यूचर के जो है हिसाब से उसको हम ट्रिवर्स कर सकते हैं। द थर्ड पॉइंट or third important question is how do I complete a marketplace analysis and how does this inform our digital marketing planning। अब यहाँ पर किस तरीके से हम कंप्लीट कर सकते हैं मार्केट प्लेस एनालिसिस को और किस तरीके से हम इन्फॉर्म कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू प्लानिंग कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज how are customers needs changing as digital platform develop and what are the implications of such changes। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर ये कहा गया है कि जो कस्टमर्स हैं उनकी क्या क्या नीड्स हैं, क्या क्या जरूरतें हैं और किस तरीके से डिजिटली हम उनको जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू डेवलप कर सकते हैं और किस तरीके से हम जो है यहाँ पर इम्प्लीकेशन कर सकते हैं उन चेंजेस को। देन हमारे पास आता है यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन हाउ डू आई कंपेयर अर डिजिटल मार्केटिंग विद दैट ऑफ अर कॉम्पिटिटर्स। अब किस तरीके से मैं कंपेयर करता हूं अपनी डिजिटल मार्केटिंग को मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे। हाउ डू वी फाइंड suitable intermediaries at the planning stage of a digital marketing strategy। अब यहाँ पर किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक suitable intermediaries जिसके अंदर यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं और वो स्टेजिंग प्लानिंग कर सकते हैं जहां पर हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना रही है। तो ये है क्वेश्चंस मार्केटर्स के कि हम मार्केटिंग कर रहे तो हैं लेकिन हमें वो कौन कौन से सवालात हैं
जो कि आ सकते हैं, और वो थे हमारे पास क्वेश्चन फॉर मार्केटर्स। तो ये है हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट। इंट्रोडक्शन। The demand on marketers who are responsible for planning digital marketing strategies are growing significantly as they work out how to manage commercial contribution, the complexities of the competitive marketplace, digital social communities and innovative technologies। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन के अंदर क्या चीज कहता है, क्या चीज समझने वाली है, ये कहता है जो डिमांड है मार्केटर्स की, वो रिस्पॉन्सिबल है उस प्लानिंग के लिए जो कि डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज को बनाने के लिए यूज की है, और यहाँ पर उसको किस तरीके से ग्रो करना है काम करने के बाद, और किस तरीके से उसको मैनेज करना है कमर्शियल कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, उसके अंदर जो आपके पास यहाँ पर कॉम्पिटेटिव मार्केट प्लेस है। अब जो आप देख रहे हो हर तरफ कॉम्पिटेटिव, हर तरफ कंपटीशन है मार्केट में, सारे प्रोडक्ट सभी के पास है, तो ऐसे में बहुत से कॉम्पिटिशन बढ़ जाते हैं। वैसे में आपको कुछ ऐसे डिसीजन लेने हैं, ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी है जिससे जो है आपकी मार्केट या फिर आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट के अंदर ज्यादा बिक सके। डिजिटल सोशल कम्युनिटीज एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, उसके बाद हमारे पास डिजिटल सोशल कम्युनिटीज है और जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हैं उनका भी हम यूज कर सकते हैं अपने इस कंप्लीट प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट के लिए हो, या फिर आपके पास जो एड्स हैं उनके लिए हो, या फिर आपकी पब्लिसिटी हो आपके प्रोडक्ट की, एंड ओवरऑल जो भी आपको कस्टमर्स अट्रैक्ट करने के लिए सारे काम करने होते हैं वो आप कर सकते हो। 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, पाथ टू परचेज, ऑनलाइन मार्केटप्लेस और मल्टी स्क्रीनिंग। अब यहां पर कहता है पाथ टू परचेज, द डिफरेंट साइट्स, channels and devices and information sources that consumers use to inform their purchase decision for a product or service, also known as conversion pathways on a site। अब यहां पर यह कहता है कि आपके पास कौन सा तरीका है, कौन सी पाथ है आपकी परचेसिंग की, कि आप कहां से परचेज कर सकते हो। जैसा कि मैंने अभी आपको यहां पर बताया था कि मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जो दुकान आपके पास है वो दुकान आगे 10 लोगों के पास है, तो ऐसे में आपको यहां पर वो देखकर आपको यहां पर अपने क्वालिटी इंप्रूव करनी है प्रोडक्ट की, आपको यहां पर प्राइसिंग जो है कस्टमर्स की रिलैक्सेशन के हिसाब से रखनी है कि कस्टमर किस प्राइस के साथ रिलैक्स है। अब अगर कस्टमर्स को काफ़ी ज़्यादा प्राइस सही लगती है तो डेफिनेटली वो क्वालिटी वाइज भी देखता है और प्राइसिंग भी देखता है, तो फिर उसी चीज़ के पीछे वो जाता है और वो उसको परचेज करता है। तो इसी की बात यहाँ पर कह दी गई है पार्ट टू परचेज, यानी कि आपको ऐसी पाथ बनानी है कि आपका कस्टमर ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट को परचेज करें, वो मजबूर हो जाए कि आपके प्रोडक्ट को उसको परचेज करना है, क्योंकि ओवरऑल क्वालिटी वाइज भी आपका प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है और आपका जो ओवरऑल प्राइसिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और जो आपके प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, आपके पास कॉस्मेटिक्स हो, आपके पास क्रॉकरी हो, आपके पास और कई तरह के आइटम्स हो, जैसे कि आपके पास यहाँ पर वॉशिंग आइटम्स हो, या फिर आपके पास और कई तरह के आइटम्स हो, आप जो है यहाँ पे इनको ले सकते, या फिर आपके पास बेवरेजेस हो, बहुत सारे आइटम्स हैं, खाने पीने की चीजें हैं, तो कोई भी आइटम आपके पास यहाँ पर हो सकता है, तो उनको भी आप यहाँ पर लेकर चलोगे। द डिफरेंट साइट, चैनल्स एंड डिवाइसेस एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेज दैट कंज्यूमर्स यूज टू इन्फॉर्म। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट साइट्स होती हैं, यानी कि वेबसाइट्स होती हैं, चैनल्स होते हैं, डिवाइसेस होती हैं, ये वो इंफॉर्मेशन की सोर्सेज होती हैं जहाँ से जो कंज्यूमर्स हैं उनको यूज़ करके उनको इन्फॉर्म किया जा सकता है, ताकि वो जो है वो परचेसिंग डिसीजन बनाए कि हमारी मार्केट के अंदर से उनको क्या क्या चीज़ें परचेज करनी है, और सिर्फ वो हमारी मार्केट ही क्यों सेलेक्ट करेगा, क्योंकि मैंने आपको अभी कुछ फैक्टर्स बताया कि वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी हो, उसकी प्राइसिंग हो, या फिर ओवरऑल जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो जिसको ध्यान में रखना, जिसके बारे में डिस्कशन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी यहाँ पर मैटर करता है। ऑल्सो नोन एज कन्वर्जन पाथवे ऑन अ साइट, उसके साथ साथ आपके पास इसको जो है वो कन्वर्जन पाथवे ऑन अ साइट भी जो है वो यहां पर कहा जाता है। सेकंड पॉइंट, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, exchanges of information and commercial transaction between consumers, businesses and governments completed through different form of online presence such as search engines, social networks, comparison sites and destination sites। उसके बाद आता है ऑनलाइन मार्केटप्लेस, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होती हैं बिटवीन कंज्यूमर्स, बिजनेसमैन और आपके पास जो गवर्नमेंट है, वो कंप्लीटली उस डिफरेंट फॉर्म के अंदर जो ऑनलाइन प्रेजेंस है जिसके थ्रू आपके पास यहाँ पर सर्च इंजन हैं, आपके पास सोशल नेटवर्क्स हैं, आपके पास कंपैरिजन साइट्स हैं और डेस्टिनेशन साइट्स हैं। तो ये सारी आती हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेस में, जैसे आप अपने प्रोडक्ट को दे रहे हो, दुनिया को दिखा रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो, कस्टमर्स को दिखा रहे हो, ताकि वो वहां से बाय कर सके। मल्टी स्क्रीनिंग, a term used to describe a simultaneously use of devices such as digital TV and tablet। अब यहाँ पर जो मल्टी स्क्रीनिंग है, जिसके अंदर आपके पास एक टर्म है जो कि यूज हो रही है डिस्क्राइब करने के लिए साइमल्टेनियसली आपके पास जो यूज ऑफ डिवाइसेस है, जैसे कि आपके पास डिजिटल टीवी है या फिर टैबलेट है, उनके लिए, तो यहाँ पर होती है मल्टी स्क्रीनिंग।
ईवॉम सिचुएशन एनालिसिस फॉर डिजिटल मार्केटिंग। अब ईवॉम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वर्ड ऑफ माउथ, यानी कि आपकी डिवाइसेस बोलती हैं अपने मुंह से कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो काफी ज्यादा बेस्ट है और वो उसे बेचने की कोशिश करती है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वर्ड ऑफ माउथ is a term used in academic research of digital dialogues, comments, and conversations in consumer markets. Digital markets practitioners often used social media networks and blogs to engage their target audience in warm conversation. अब यहाँ पर हमारे पास कहता है कि इन टर्म ऑफ यूज्ड, यानी कि हम इसको इन टर्म ऑफ यूज्ड यानी कि हम किस तरीके से इसको एकेडमिक लेवल पे या फिर रिसर्च लेवल पे इसको किस तरीके से डिजिटल डायलॉग्स हो, आपके पास कमेंट्स हो, आपके पास जो कंज्यूमर्स हैं मार्केट्स के अंदर उनके साथ कन्वर्सेशंस हो, और डिजिटल मार्केट के जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो उन सोशल मीडिया नेटवर्क्स के अंदर, ब्लॉग्स के अंदर इंगेज करते हैं अपनी टारगेट ऑडियंस को विद द हेल्प ऑफ ई वॉर्म कन्वर्सेशंस। सिचुएशन एनालिसिस फॉर डिजिटल मार्केटिंग। अब यहां पर सिचुएशन एनालिसिस यानी कि हम यहां पर मार्केट की सिचुएशन, डिजिटल मार्केट सिचुएशन है उसके ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए हमें कह रहे हैं सिचुएशन एनालिसिस फॉर डिजिटल मार्केटिंग। द डिजिटल मार्केटिंग एनवायरनमेंट और ऑनलाइन मार्केट प्लेस दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कंपीट्स इन इज कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक। अब यहां पर जो डिजिटल मार्केटिंग का एनवायरनमेंट है और जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस है वहां पर जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो कंपीट करती है कॉम्प्लेक्स और डायनामिकली। Organization should carefully analyze the market context in which they operate, identify opportunities, and then plan how they can compete effectively. अब यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो केयरफुली एनालाइज करती है मार्केट के कॉन्टेक्स्ट को, उसको ऑपरेट करके, उसको आइडेंटिफाई करके, और जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको भी, एंड उसके बाद वो प्लान करती है कि किस तरीके से इसको compete करना है effectively. Understanding an organization's environment is a key part of situation analysis and forms a solid foundation for all types of marketing planning, but especially when diversing a digital marketing strategy. अब यहाँ पर जो हमें ये समझना है या फिर ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है वो एक तरह की पार्ट सिचुएशन को डिफाइन करता है कि वो सिचुएशन जिसके हम एनालिसिस कर रहे हैं, और वो फॉर्म्स जो कि सॉलिड फाउंडेशन, यानी कि वो एक सॉलिड फाउंडेशन है जहां पर डिफरेंट तरह की टाइप्स, यानी कि मार्केटिंग की जो डिफरेंट तरह की टाइप्स है उसकी प्लानिंग के साथ, और यहाँ पर स्पेशली डाइवर्सिंग डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी भी यहाँ पर बहुत मैटर करती है। तो ये है सिचुएशन एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग और ई वॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वर्ड of mouth. Situation analysis, collection and review of information about an organization, external environment and internal resources and processes in order to refine its strategy. अब यहां पर ये कहता क्या है? सिचुएशन एनालिसिस का मतलब है कि मार्केट के अंदर अभी क्या सिचुएशन चल रही है, किन किन तरीके से मार्केट डाउन है, किन किन तरीके से किन किन चीजों को करने से मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है, कौन कौन से ऐसे बड़े बिजनेसेस हैं जो कि ये चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं, एंड देन उनका बिजनेस जो है वो यहाँ पर ग्रो कर रहा है। तो उन छोटे छोटे फैक्टर से भी काफी ज्यादा इंपैक्ट होता है आपके बिजनेस पे और ओवरऑल आपका जो कंप्लीट कारोबार है उसके ऊपर। तो यहाँ पर आप देखो कलेक्शन एंड रिव्यू। सबसे पहले है कलेक्शन एंड देन उसके बाद है रिव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि आपकी इंफॉर्मेशन जो कि आपको प्रोवाइड कर दी गई है उसको आपको रिव्यू करना है कि ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के हिसाब से है, आपकी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है या फिर आपकी इंटरनल रिसोर्सेज है या फिर ओवरऑल आपकी जो प्रोसेसेस हैं कि किस ऑर्डर के अंदर वो रिफाइन हो रहे हैं आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली। व्हाट शुड बी रिव्यूड इन सिचुएशन एनालिसिस? Our customers, digital marketing propositions and communication should be based around the customer, their characteristics, technology, usage, behavior, needs and wants. अब यहां पर आता है कस्टमर्स, यानी कि हमारे पास ए टाइप है कस्टमर्स, बी टाइप है मार्केट प्लेस एनालिसिस। अब यहाँ पर कस्टमर्स जो है वो किन तरह के हैं? डिजिटल मार्केटिंग प्रोपोजिशंस एंड कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर जो डिजिटल मार्केटिंग के प्रोपोजिशंस हैं और जो कम्युनिकेशंस हैं वो बेस्ड होती हैं आपके उन कस्टमर्स के आसपास जो कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं कि वो किन तरह के कस्टमर्स हैं और किन किन चीजों की, किन किन प्रोडक्ट्स की उनको जरूरत है, उनको नीड है। जैसे कि आपके पास यहाँ पर टेक्नोलॉजी है कि वो टेक्नोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट है तो उसको टेक्नोलॉजी की चीजें चाहिए, जैसे लैपटॉप है, कंप्यूटर है, फिर इवन कोई भी आपके पास चीज है वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। उनका बिहेवियर, यानी कि किन तरह का बिहेवियर है कि उनकी जरूरतों को जो है
वो यहाँ पर पोर्ट्रे कर रहा है। इससे मार्केट के जो लोग हैं, यानी कि जो मार्केट बिजनेसमैन है, उनको समझ में आता है कि हाँ, इन लोगों को, इन कस्टमर्स को इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो उन चीज़ों को उनके अकॉर्डिंगली, कन्वीनियंस के हिसाब से वो उनको सारी डिटेल्स, सारी प्राइजेस वगैरह और सब चीज़ें जो है वो उनको प्रोवाइड करते हैं, और उनकी चाहत, इनके वांट्स उनकी क्या है उसके हिसाब से। एंड द बी पॉइंट इज मार्केट प्लेस एनालिसिस इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट्स, इन्फ्लुएंसर्स एंड पोटेंशियल पार्टनर्स। अब यहाँ पर इसके अंदर जो है वो इंटरमीडिएट्स होती हैं, आपके पास इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, आपके पास पोटेंशियल पार्टनर्स होते हैं। दिस इन्वॉल्व्स identifying and reviewing the main online influences on purchase behavior. There are many influences to consider, including search engines, publisher, media sites, blogs, review sites and social networks. अब यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर जो इन्वॉल्व होता है वो होता है आइडेंटिफाई करने के लिए, रिव्यू करने के लिए आपके ऑनलाइन इन्फ्लुएंसेस को, यानी कि इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि वो ले से उसको परचेज करे। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका बिहेवियर है कि वो आपका जो है प्रोडक्ट लेगा, क्योंकि आप उसको इसी प्रोडक्ट के लिए जो है वो इंटरनेट ऑनलाइन मार्केट में देख रहा था, और उसको जो है आपकी जो कंप्लीट शॉप है, आपकी जो ऑनलाइन मार्केट है, वहां से उसको ये प्रोडक्ट मिल गया है। There are many influences to consider, including search engines. आपके पास यहाँ पर बहुत सारे influences है कंसीडर करने के लिए, जिसके अंदर आपके पास सर्च इंजन्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कस्टमर को, यानी कि अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर्स को। सर्च इंजन्स हैं, पब्लिशर्स, मीडिया साइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, रिव्यू साइट्स हैं और सोशल नेटवर्क्स हैं, जो कि अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर्स को, इन्फ्लुएंस करते हैं आपके प्रोडक्ट के पास आने के लिए, उनको यूज करने के लिए, और तरह तरह की उनको कैटेगरीज ऑटोमेटिकली शो हो जाती है। अब ये सब कैसे होता है? ये होता है आपके पास रिकमेंडेशन सिस्टम से, जिसके अंदर मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। तो वो एक एडवांस लेवल की चीज है। बस आप सिर्फ ये समझो कि अभी जो है हम यहाँ पर इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मार्केट प्लेस एनालिसिस ऑल्सो इन्वॉल्व्स रिव्यूइंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स फ्रॉम डिजिटल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, इंक्लूडिंग न्यू बिजनेस एंड रेवेन्यू मॉडल्स। अब यहाँ पर जो मार्केट प्लेस एनालिसिस है, जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है आपके पास रिव्यू करने के लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को, और जो थ्रेट्स होते हैं, जो खतरे होते हैं डिजिटल मीडिया के अंदर, जो टेक्नोलॉजी के अंदर, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर न्यू बिजनेस हो या फिर रेवेन्यू मॉडल्स हो, उनके अंदर। तो ये है हमारे पास सेक्शन ए, जिसमें हमने डिस्कस किया कस्टमर्स, और सेक्शन बी, जिसमें हमने डिस्कस किया मार्केट प्लेस एनालिसिस। सी, सेक्शन सी, कॉम्पिटिटर्स। सबसे पहले तो ये समझ लो कॉम्पिटिटर होता क्या है। अब कॉम्पिटिटर का मतलब ये है कि आपके पास, आपने मान लो किसी चीज की दुकान जो है वो खोली, यानी कि आपने जो किसी चीज का बिजनेस खोला है, मान लो आपने फ्रूट का बिजनेस खोला है, बिल्कुल सेम बराबर में आपके जो है कॉम्पिटिटर ने, यानी कि किसी और इंसान ने आपके बराबर में फ्रूट की ही दुकान खोल ली है। लेकिन अब आप दोनों में डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि आपकी प्राइसिंग में डिफरेंस होगा, आपकी जो फ्रूट की क्वालिटी है उसमें डिफरेंस होगा, आपकी जो कंप्लीट शॉप का एनवायरनमेंट है उसका डिफरेंस होगा। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है वो सक्सेसफुल बनता है, और यहाँ पर इन चीजों के बारे में उनको समझ होती है, तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि मेरे कॉम्पिटिटर को मुझे किस तरीके से पीछे छोड़ना है। क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारा कॉम्पिटिशन है, जो प्रोडक्ट आपके पास है, जो प्राइसिंग आपके पास है, वो भी प्राइसिंग आपके आगे 10 दुकानों 50 दुकानों में मिलती है। तो इसलिए आपको वो सोचना है, आपको अलग सोच रखनी है कि ऐसा मैं क्या करूं, ऐसा मैं क्या अपने प्रोडक्ट के अंदर डालूं जिससे मेरे कस्टमर्स इंक्रीज हो और मेरा जो कंप्लीट रेवेन्यू है वो भी इंक्रीमेंट हो। तो ये है, इसका मतलब है कॉम्पिटिटर्स, यानी कि वो जो बराबर में फ्रूट वाला दुकान है वो आपका कॉम्पिटिटर है, क्योंकि उसने आपके बराबर में फ्रूट की ही दुकान खोल ली है जैसे आपने खोली थी। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटर। तो कॉम्पिटिटर्स तो आपके पास मार्केट में बहुत सारे हैं, अलग अलग कॉम्पिटिटर्स हैं। आपके पास फूड्स में हो, आपके पास क्रॉकरीज में हो, कॉस्मेटिक्स में हो, आपके पास और कई तरह की कैटेगरीज है, बहुत सारी कैटेगरीज है, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर हो, आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज है, मतलब फूड्स के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये अलग अलग आइटम्स हैं, तो उनके अंदर जो है आप इनको देखते हो इन कॉम्पिटिटर्स को। इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड हाउ ऑर्गेनाइजेशन compete इन अ पर्टिकुलर मार्केट प्लेस, benchmarking, customer proposition and communication activities against direct and indirect competitors and out of sector businesses can identify opportunities for new approaches and digital marketing activities that need to be improved. अब यहां पर ये कहता है कि ये काफी ज्यादा जरूरी है, एसेंशियल है, यानी कि काफी ज्यादा जरूरी है इसको समझना कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से कंपीट करेगी अपने पर्टिकुलर मार्केट प्लेस को, और यहां पर एक बेंच मार्किंग हो
उस कस्टमर की प्रोपोजिशन के अंदर और यहाँ पर कम्युनिकेशन एक्टिविटीज के अंदर जो कि अगेंस्ट वो यहाँ पर कर रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स, यानी कि आपके पास डायरेक्ट होंगे या फिर इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स होंगे, या फिर आपके पास आउट ऑफ सेक्टर कॉम्पिटिटर्स या फिर बिजनेस होंगे जो कि आइडेंटिफाई करेंगे उस अपॉर्चुनिटीज को जो कि न्यू अप्रोचेस के साथ या फिर मान लो डिजिटल मार्केटिंग की एक्टिविटीज है उसकी जरूरत है उसको इंप्रूव करने के लिए। तो ये है हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट कॉम्पिटिटर्स की कहानी जो कि आया सेक्शन सी में। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो कि है वाइडर माइक्रो एनवायरमेंट, दिस वन इज सेक्शन डी। अब यहां पर आप देखो, दीज आर द ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक influences including social, legal, environment, political and technological environment and other. So D, wider micro environment, these are the broader studies। अब यहाँ पर ये कहता है कि ये काफी ज्यादा ब्रॉड यानी कि काफी ज्यादा बड़े स्केल की स्ट्रेटेजी है जो कि इन्फ्लुएंस करती है इंक्लूडिंग सोशल, लीगल, आपके पास सोशली हो या फिर आपके पास लीगली हो, एनवायरमेंटली हो, पॉलिटिकल हो। अब ये एनवायरमेंटली जो है मैंने आपको जिक्र पहले ही किया था कि ये सारी आपकी शॉप की जो है वो क्वालिटीज होनी चाहिए कि जो आप यहाँ पर कस्टमर्स को दिखाना चाह रहे हो। तो ये आपके पास सोशली भी आप एक्टिव हो, लीगली हो, आपके पास यानी कि मार्केट जो है वो लीगल होनी चाहिए, आपकी जो एनवायरमेंट है वो भी इंप्रूव होनी चाहिए, पॉलिटिकली भी जो है आपका काफी अच्छा रोल होना चाहिए, और ओवरऑल आपके पास जो टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस है उनके लिए भी काफी, मतलब अगर आप टेक्नोलॉजी की शॉप रन कर रहे हो तो डेफिनेटली वो उसके हिसाब से बेस्ट रहेगा जो टेक्नोलॉजी के कस्टमर्स होते हैं, फिर जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कस्टमर्स होते हैं। सेक्शन ई, इंटरनल रिव्यू। Another major part of the situation involves an inward looking internal review of the effectiveness of existing digital marketing approaches. This will include reviewing current results from digital marketing by reviewing key performance indicators, KPIs, key performing indicators and dashboards, and the organizational capabilities and process used to manage digital marketing summarized as strengths and weaknesses। अब यहाँ पर इंटरनल रिव्यू के अंदर क्या कहता है कि इंटरनली हमें रिव्यू करना है जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रेजेंट है या फिर जो आने वाली है या फिर जो आई है उसको। तो यहाँ पर हमें क्या है कि यहाँ पर जो मेजर पार्ट है वो ये है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमें इन्वॉल्व करना है इनवर्ड, कि हमें इनवर्ड देखना है कि इंटरनल रिव्यू जो है वो किस तरीके से अफेक्टिव है, यानी कि किस तरीके से अफेक्टिव है हमारे एग्जिस्टिंग डिजिटल मार्केटिंग की अप्रोचेस के अंदर। और यहाँ पर हम उसके साथ साथ इंक्लूड कर रहे हैं कि हम रिव्यू कर रहे हैं करंट रिजल्ट को हमारी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, और रिव्यू कर रहे हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को, यानी कि जो हमारे पास की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी कि केपीआई जो है उनको, और यहाँ पर जो डैशबोर्ड्स हैं यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर विजुअलाइजेशंस हैं जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर बार चार्ट है, आपके पास पाई चार्ट है, आपके पास स्कैटर प्लॉट है, एंड देन अदर लॉट्स ऑफ चार्ट्स, and the organizational capabilities and processes used to manage digital marketing summarized as strengths and weaknesses। उसके अलावा आपके पास जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज हैं जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिसको आप यूज करके हो मैनेज करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग को, और समराइज कर रहे हो उसकी स्ट्रेंथ को और यहाँ पर उसकी वीकनेसेस को। तो ये है हमारे पास इंटरनल रिव्यू जो कि था सेक्शन ई के अंदर। द डिजिटल मार्केटिंग एनवायरमेंट। Before exploring how the influencing factors shape the digital marketing environment, it is important to understand how firms operate in different contexts। अब यहाँ पर यह बात हो रही है डिजिटल मार्केटिंग के एनवायरमेंट की। अब यहाँ पर क्या किस तरीके का हमें डिजिटल मार्केटिंग का एनवायरमेंट बनाना है, किस तरीके से हमें डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट एनवायरमेंट बनाना है, ये सब चीजें हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो बिफोर एक्सप्लोरिंग द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, अब यहाँ पर ये कहता है कि पहले हम एक्सप्लोर करें बजाय जो हमारे पास इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स है उनको, सबसे पहले हमें शेप आउट करना है हमारे डिजिटल मार्केटिंग के एनवायरमेंट को। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ फर्म्स ऑपरेट इन डिजिटल कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, समझना कि जो हमारा फर्म है ऑपरेट करने का डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हमारी डिजिटल मार्केटिंग को, कॉन्टेक्स्ट जो आपके पास टेक्स्ट होता है जिसके थ्रू आप यहाँ पर समझाते हो, अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स देते हो, वो एकदम प्रिसाइज और एकदम एक्यूरेट होना चाहिए जो कि कस्टमर्स को देखते ही समझ में आ जाए कि ये सारी प्रोडक्ट्स, सारी जो आपके पास ओवरऑल जो कैटेगरी है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, तो वो सारी चीजें आपको एकदम प्रिसाइजली जो कस्टमर्स हैं उनको क्लियर हो जाए। While digital has become mainstream and the different distinctions between on and offline has been eroded, it is important to recognize that not all organizations are fully digitally engaged, and the importance of digital channels differs between industry sectors.
Therefore, each organization has its own unique space within the online and offline world, which should be considered when analyzing its marketing environment and planning a digital marketing strategy. So, हमें यहां पर ये कहता है कि भाई जो हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है अंडरस्टैंड करने के लिए वो है हमारा फॉर्म ऑफ ऑपरेट, जो कि हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के थ्रू। अब यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट थ्रू यानी कि क्या मतलब है? अब जैसे मान लो मेरा एक प्रोडक्ट है, मेरे वेबसाइट पे कस्टमर आता है, मान लो मेरी बाईसाइकिल है। अब बाईसाइकिल के ऊपर मैंने सबसे पहले तो बाईसाइकिल की कंप्लीट डिटेल्स दी, उसके सारे फीचर्स दिए, उसकी सारी क्वालिटीज दी, उसकी सारी प्राइसिंग की जो कंप्लीट आपके पास जो सारे उनके मॉडल्स हैं वो लिस्ट डाउन कर दिए, सारी अलग अलग कैटेगरीज दी ताकि कस्टमर्स जो है उसको जो तरीका चाहिए, यानी कि जिस तरीके से वो कंपेटेबल है, जिस तरीके से वो कंफर्टेबल है, कौन सा उसको साइकिल का मॉडल चाहिए, किस किस तरीके की उसको साइकिल में फ्यूचर चाहिए, वो सब चीजें वो पढ़ेगा। पढ़ने के बाद आपको ऑर्डर दे देगा कि ये साइकिल जो है आप मुझे चाहिए थी, वो आपको ऑर्डर दे देगा। तो ये होता है प्रिसाइज कॉन्टेक्स्ट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, और ये भी एक फर्म होता है आपके पास कि वो यहां पर ये परचेज कर सकता है। वाइल डिजिटल हैज बिकम मेन स्ट्रीम एंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑन एंड ऑफलाइन हैज बीन एरोडेड। अब यहां पर हमारे पास इसके अंदर जो है आपके पास यहां पर डिजिटल अगर हम बात करें तो यहां पर इसके अंदर हमारे पास मेन स्ट्रीम जो है वो भी निकल के आती है, और इसके अंदर एक डिस्टिंक्शन ये भी है इन दोनों के दरमियान कि ये ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट नॉट ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर फुली डिजिटली इंगेज्ड। अब यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि हम यहां पर जो है वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस को फुली डिजिटली इंगेज्ड नहीं कर सकते या फिर रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल चैनल्स डिफर्स बिटवीन इंडस्ट्री सेक्टर्स। अब यहां पर जो हमारे पास इंपॉर्टेंस है डिजिटल चैनल्स की वो डिफरेंट है बिटवीन इंडस्ट्री सेक्टर्स। Therefore, each organization has its own unique space within the online and offline world. अब यहाँ पर इसके साथ हमारे पास जो organizations हैं जिसको यहाँ पर अपने ही आप में unique space है within online and offline world, which should be considered when analyzing its marketing environment and planning our digital marketing strategy. इसके बाद हमारे पास ये जो है वो consider कर रहा है, analyzing कर रहा है मार्केटिंग इन्वायरमेंट की और प्लानिंग कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी की। अब यहां पर दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और हैं, माइक्रो एनवायरमेंट और मैक्रो एनवायरमेंट। दोनों में डिफरेंस है, यह है माइक्रो एनवायरमेंट एंड देन दिस वन इज मैक्रो एनवायरमेंट। सो द प्लेयर एक्टर्स एंड देयर इंटरेक्शंस व्हिच इन्फ्लुएंसेस हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्ड्स इन इट्स मार्केट। अब यहां पर हमारे पास जो प्लेयर्स होते हैं, जैसे कि आपके पास यहां पर इसने एग्जांपल दी एक्टर्स की, तो क्या है वो उनकी इंटरेक्शंस होती हैं। अब वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहां पर रिस्पॉन्ड कर रही है मार्केट प्लेस में। उसके बाद द सेकंड वन इज मैक्रो एनवायरमेंट, broad forces affecting all organizations in the marketplace including social, technological, economic, political, legal and ecological influences। अब यहां पर जो दूसरा है वो कहता है माइक्रो एनवायरमेंट, यानी कि ब्रॉड आपके पास फोर्सेस है अफेक्ट कर रही है वो ऑल ऑर्गेनाइजेशंस को इन द मार्केट प्लेस एंड इंक्लूडिंग सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल और इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस कर रही है। ये सभी जो है वो यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रही है इन सभी फैक्टर्स के ऊपर। तो ये है हमारे पास माइक्रो एनवायरमेंट एंड दिस वन इज मैक्रो एनवायरमेंट। अब आते हैं हमारे पास कोई और फैक्टर्स जिसमें एनवायरमेंटल स्कैनिंग, क्लिक इकोसिस्टम, ऑनलाइन मार्केट इकोसिस्टम एंड एपीआईज। Environmental scanning, the process of continuously monitoring and analyzing events in an organization environment that have implication for planning। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो प्रोसेस है, यानी कि जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली जो है वो मॉनिटरिंग हो रही है उसकी, यहाँ पर जो एनालाइजिंग हो रही है इवेंट्स की कि जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हो रहे हैं एनवायरमेंट में, और यहाँ पर उनकी इम्प्लीकेशंस की भी प्लानिंग है। क्लिक इकोसिस्टम describes the customer behavior or flow of online visitors between search engines। अब यहाँ पर क्लिक इकोसिस्टम हमें क्या बताता है, ये डिस्क्राइब करता है कस्टमर्स के बिहेवियर को और उसके फ्लो को कि वो किस तरीके से ऑनलाइन जो है कितना कस्टमर्स का फ्लो है, कितने कस्टमर्स का जो है यहाँ पर तेज फ्लो है, कि कितनी जो है कस्टमर्स यहाँ पर कितने विजिटर्स हैं हमारी वेबसाइट्स के ऊपर, और वो यहाँ पर किस में होता है, वो होता है सर्च इंजन्स में, मीडिया साइट्स के थ्रू आ रहे हैं, कितने हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आ रहे हैं, इंटरमीडिएट से आ रहे हैं, और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है कितने आ रहे हैं, कितने कॉम्पिटिटर्स हैं और उसके कितने कॉम्पिटिटर्स हैं। ऑनलाइन मार्केट इकोसिस्टम,
अब ये क्लिक इकोसिस्टम है या ऑनलाइन मार्केटिंग इकोसिस्टम है, दोनों में डिफरेंस है। इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट ऑनलाइन इकोसिस्टम रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी विच मे बी इंडिपेंडेंट और डेवलप्ड बाय अ पर्टिकुलर ब्रांड। अब यहाँ पर जो ऑनलाइन मार्केट इकोसिस्टम है उसके अंदर होता क्या है कि ये जो है ये एक इंटरेक्शन है जो कि होती है दरमियान में, और वो डिफरेंट ऑनलाइन सिस्टम्स हैं जो कि रिलेटेड होती है स्पेसिफिक हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से, जो टेक्नोलॉजी है उनके साथ। अब यहाँ पर विच में भी इंडिपेंडेंट और डेवलप्ड बाय पर्टिकुलर ब्रांड। अब यहाँ पर वो जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं और वो डेवलप्ड की होती है किसी पर्टिकुलर ब्रांड है, यानी कि मान लो गूगल है, फिर और कोई तरह के कोई दूसरा आपके पास ब्रांड है, वो अपनी सॉफ्टवेयर खुद बनाता है। एक्चुअली ये तो आपके पास यहाँ पर लोकल ब्रांड्स होंगे, लेकिन जो गूगल है वो उनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उनके डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं। तो नॉर्मली जो आपके पास छोटे मोटे ब्रांड्स होते हैं और जो मार्केट्स के अंदर वो यूज कर रहे हैं उनके लिए भी यूज किया जाता है। API, application programming interfaces, API, application programming interfaces which facilitate digital interaction by automatically sending and receiving requests and responses electronically। अब यहाँ पर जो APIs होती है बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, वो क्या करती है, वो फैसिलिटेट करती है डिजिटल इंटरेक्शन को ऑटोमेटिकली सेंड करके मैसेजेस को और रिसीव करके रिक्वेस्ट को, और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिकली ही रिस्पॉन्ड करके। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली मतलब कि कंप्यूटर जी जो है उनका जवाब दे देगा, रिस्पॉन्स कर देगा। पहले वो मैसेज सेंड भी करेगा खुद, और आपके पास इसका अच्छा एग्जांपल ये होगा कि जैसे आप नॉर्मली यूज़ करते हो कि अगर आप कहीं पार्टिसिपेट करते हो, आपके पास बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, तो वो जो है वो आपको मैसेज प्रोवाइड करते हैं। देन उसके बाद आप उसके ऊपर अगर कोई जो है वो रिक्वेस्ट देते हो तो वो आपकी रिसीव होती है, एंड देन आपको उसके रिक्वेस्ट के बाद एक और रिस्पॉन्स मैसेज आता है वहीं से, उसी कंपनी से या फिर उसी मेल से। तो वो जो है ये होती है हमारे पास एक एग्जाम्पल जो कि होती है API यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की। ओके, शेयर ऑफ सर्च, the audience share of internal search achieved by a particular audience in a particular market। अब यहाँ पर जो शेयर ऑफ सर्च है यानी कि आप जो है किस तरीके से सर्च के थ्रू शेयर कर रहे हो। द ऑडियंस शेयर, अब यहाँ पर जो ऑडियंस है वो शेयर कर रही है इंटरनेट सर्चेस से जो कि अचीव्ड हो रही है आपके पास यहाँ पर किसी पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए किसी पर्टिकुलर मार्केट के अंदर। एग्रीगेटर्स, एन ऑल्टरनेटिव टर्म टू प्राइस कंपैरिजन साइट्स। अब यहां पर ये क्या है, ये ऑल्टरनेटिव टर्म है जो कि प्राइस की कंपैरिजन की साइट्स के ऊपर होती है। एग्रीगेटर्स इंक्लूड प्रोडक्ट, प्राइस एंड सर्विस इंफॉर्मेशन कंपेयरिंग कंपीटिटर्स विद इन अ सेक्टर सच एज फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल और ट्रेवल। अब यहाँ पर एग्रीगेटर जो है वो उसके अंदर इंक्लूड होता है आपके पास प्रोडक्ट, आपके पास प्रोडक्ट की प्राइस, सर्विस इंफॉर्मेशन होती है, और वो कंपेयर होती है आपके पास कंपीटिटर्स हैं उनके अंदर विद इन अ सेक्टर, और यहाँ पर इसके अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं, रिटेल होता है, ट्रेवल होता है। ये इनकी एग्जाम्पल्स हैं। देयर रेवेन्यू मॉडल्स कॉमनली इंक्लूड एफिलिएट रेवेन्यूज, CPA, यहां पर आप क्या CPA, कॉमन इंक्लूडिंग एफिलिएट। CPA का मतलब है कॉमन, यहां पर आप देखो कॉमनली इंक्लूड एफिलिएट रेवेन्यू, यहां पर आप देखो CPA, पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट PPC। अब यहाँ पर आपके CPA, उसके बाद आपके पास PPC यानी कि पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग। ये तो मैं जो है वो पहले आपको जो पार्ट था डिजिटल मार्केटिंग का उसके अंदर भी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो आप उसको देखो ताकि आप लोगों को जो है यहाँ पर मालूम चले। डायरेक्ट आप इस पे आओगे तो आप कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पहले आप उसको देखो एंड देन इसके ऊपर आ जाओ तो आपको सब चीजें प्रिसाइजली समझ में आएंगी। एंड देन डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग CPM, यहाँ पर आ गया CPM आपके पास, तो ये है डिस्प्ले करवाने के लिए एडवर्टाइजमेंट, या जो एड्स आते हैं आपके ड्यूरिंग द वीडियो, ड्यूरिंग द आपके पास और सारी चीजें होती है, ड्यूरिंग द कार्टून्स एंड ड्यूरिंग द मूवीज, नेटफ्लिक्स पे और कई भी आपके पास एड्स आते हैं, वो सारे फेसबुक पे हो, यूट्यूब पे हो, ये जो है ये आपके पास होती है एडवर्टाइजमेंट, यानी कि वो उनके एड्स होते हैं जो कि वो रन करवा रहे हैं अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए। कस्टमर एनालिसिस टू अंडरस्टैंड द डिजिटल कंज्यूमर। अब यहां पर यह है कस्टमर एनालिसिस, यानी कि इसके अंदर कस्टमर्स की एनालिसिस हो रही है ताकि ये अंडरस्टैंड हो सके कि वो डिजिटल कंज्यूमर है। We have explained that situation analysis in the world of digital marketing should focus on the customer by looking at how they engage with digital content and channels, the journey they take and the touch points they encounter। अब यहाँ पर हमने जो है वो एक्सप्लेन किया सिचुएशन एनालिसिस को कि किस तरीके से पूरी दुनिया में डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वो फोकस कर रही है उस कस्टमर्स पे जो कि देख रहा है इस किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, और वो किस तरीके से उस पर इंगेज कर रहा है डिजिटल कंटेंट के थ्रू, चैनल्स के थ्रू, और उसकी जो जर्नी है वो किस तरीके से वो ले रहे हैं, और जो टच पॉइंट्स हैं बेसिकली वो किस तरीके से उसको एनकाउंटर कर रहे हैं। बट
This is just the beginning in marketing, and understanding the trading situation is very important for setting realistic business and marketing objectives. And it is important to not only consider customers behavior but also to know how to analyze reactions and responses. But यहाँ पर ये कहता है कि हमारे पास सिर्फ यही नहीं बल्कि स्टार्टिंग से लेके हमारे पास जो मार्केटिंग है, यानी कि जिसको हम समझ रहे हैं कि भाई हम किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं ट्रेडिंग सिचुएशन में, और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है उसको सेट करना रियलिस्टिक बिजनेस में। और आपके पास जो यहाँ पर मार्केटिंग है, जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उसके साथ साथ उस लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो कस्टमर्स हैं उनको किस तरीके से हम यहाँ पर कंसिडर कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नॉट ओनली कस्टमर कंसीडर कस्टमर्स। ये सिर्फ उस लिए नहीं है इंपॉर्टेंट कि सिर्फ आप कस्टमर्स को कंसीडर करो, बल्कि जो बिहेवियर है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पता होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा उसको किस तरीके से हमें एनालाइज करना है, उनके रिएक्शंस को, उनके रिस्पॉन्सेस को। तो ये भी हमें एक आइडिया देती है कि उनको एग्जैक्टली कौन सी चीज़ जो है वो चाहिए और किस चीज़ से वो बेसिकली उनकी रेलेवेंसी जो है वो किस चीज़ से है, उनकी प्रेफरेंस जो है वो किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। डिमांड एंड गैप एनालिसिस, digital consumer behavior. This involves understanding the potential and actual volume of visitors to an online presence and the extent to which prospects convert to tactical and strategic outcome, lead generation and sales. अब यहाँ पर जो हमारे पास डिमांड है और जो गैप एनालिसिस है उसके अंदर ये किस तरीके से इन्वॉल्व करा। अब यहाँ पर आप देखो इसके अंदर इन्वॉल्व की जा रही है कि हम किस तरीके से इसमें इन्वॉल्व करें, हम किस तरीके से समझ सकते हैं उसके पोटेंशियल को कि एक्चुअल वॉल्यूम जो है विजिटर्स का जो कि ऑनलाइन प्रेजेंस है, जिनकी ऑनलाइन प्रेजेंस यानी कि ऑनलाइन जो विजिटर्स हैं उनका कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, कितना ज़्यादा जो है वो एक्टिवली यहाँ पर ऑनलाइन प्रेजेंस है और कितना ज़्यादा हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, कितने ज़्यादा हम उसको यहाँ पर प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं टैक्टिकली और स्ट्रेटेजिकली कि हम किस तरीके से उसका जो आउटपुट आ रहा है उसका वो हमारा मान लो 50% आ रहा है तो हम उसको जो है फर्दर बढ़ा के 20% 30% और इंक्रीमेंट कर दें। जैसे कि आपके पास यहाँ पर लीड जनरेशन है और आपके पास सेल्स है। डिजिटल कंज्यूमर बिहेवियर, here a marketer wants to understand the needs, characteristics and digital experience or behaviors of target consumers. These variables are often collectively referred to as customer insight. अब यहाँ पर digital consumer behavior, अब यहाँ पर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि जो मार्केटर है वो यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि हम समझ सकें ज़रूरतों को और यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स को और यहाँ पर डिजिटल एक्सपीरियंसेस को और यहाँ पर जो है हमारे पास बिहेवियर्स हैं जो टारगेट कंज्यूमर्स के उनको। यानी कि मान लो एक जो पर्सन है वो मान लो दो साल से ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, 3 साल से ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या वो एक्सपीरियंस्ड है, उसको पता है कि कहाँ पे मुझे सही प्रोडक्ट मिलेगा। तो ऐसे में उन एक्सपीरियंस जो आपके पास कस्टमर्स होते हैं उनको भी समझना काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है और उन्हीं के अकॉर्डिंगली उनको समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी होता है। तो इसीलिए कंपनी यही कोशिश करती है कि हम उनको उन्हीं के हिसाब से समझ सकें, उनके लिए और ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर सकें। These variables are often collectively referred to as customer insight. अब उसके बाद ये जो वेरिएबल्स हैं वो often collectively जो है वो रेफर किए जाते हैं कस्टमर्स को ताकि उनकी इंसाइट्स को देखा जा सके। Customer behavior analysis. In digital marketing, this type of analysis involves research into the motivations, media consumption, preferences and selection processes used by consumers as they use digital channels together with traditional channels to purchase online products and use other ऑनलाइन सर्विसेज। अब यहाँ पर हमारे पास डिजिटल मार्केट्स के अंदर जो है आपके पास बहुत सारी टाइप्स होती हैं एनालिसिस करने की, जिसके अंदर आपके पास इन्वॉल्व होती है रिसर्च जो कि मोटिवेशन होती है बेसिकली, और यहाँ पर जो आपके पास मीडिया कंजप्शन है जो कि प्रेफर करती है कि वो मीडिया कंजप्शन कर रहे हैं कि जो मीडिया फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारी तरह की शॉपिंग वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं और आपके पास इंटरनेट के अंदर कुछ भी वो यूज़ कर रहे हैं, तो वो कितना ज़्यादा कंजप्शन है उनका। और जो हमारे लिए एज अ मार्केट एज अ बिजनेसमैन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा जो बिजनेस है बेसिकली उसको हमें ग्रो करना है और कैसे करना है, क्योंकि हम उसको देखेंगे, उस कंजप्शन को देखेंगे जो कस्टमर्स हैं वो किन वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हैं, यानी कि इंटरनेट किस वेबसाइट पर ज़्यादा यूज़ कर रहा है, किस वेबसाइट को ज़्यादा यूज़ कर रहा है, किस शॉपिंग वेबसाइट के प्रोडक्ट को ज़्यादा देख रहा है, ये सब चीज़ें भी इसमें इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन प्रोसेस यूज्ड बाय कंज्यूमर्स एज दे यूज डिजिटल चैनल्स टुगेदर विद ट्रेडिशनल चैनल्स। अब यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी यूज्ड होता है कंज्यूमर्स के लिए, और यहाँ पर जो डिजिटल चैनल्स हैं वो भी आपस में जो है वो ट्रेडिशनल चैनल्स के परचेज कर रहे हैं यहाँ पर ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को जो कि
आप परचेस करें कस्टमर्स, और जो आपके पास यहाँ पर यूज है अदर ऑनलाइन सर्विसेज का, यानी कि उसके साथ साथ वो अदर जो उनके ऑनलाइन सर्विसेज है उनको भी वो यहाँ पर मॉनिटर करते हैं। कस्टमर इंसाइट, knowledge about customers needs, profile preferences and digital experiences from analysis of quantitative, qualitative and quantitative data. Specific insights can be used to inform marketing tactics and directed at groups of customers with shared characteristics. अब यहाँ पर कस्टमर इंसाइट के अंदर क्या आता है, नॉलेज, यानी कि हमें नॉलेज होनी चाहिए हमारे कस्टमर्स की नीड्स की, प्रोफाइल की, प्रेफरेंसेस की, कि वो किन किन चीज़ों को प्रेफरेंस, मैं सारी चीज़ें प्रीवियसली ही डिस्कस कर चुका हूँ उसी ट्यूटोरियल में, तो यहाँ पर आपके पास वापस आ रही है, इसको एक दफ़ा रिमाइंड कर लो, यानी कि रिमाइंड हो रहा है आपके पास। डिजिटल एक्सपीरियंसेस जो है उनके, उससे हम एनालिसिस करते हैं क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा जो क्या है, न्यूमेरिकल डेटा, जो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में होता है उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा, और जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है वो बेसिकली जो क्वालिटेटिव डेटा होता है और जो क्वांटिटेटिव, क्वालिटी वाइज यानी कि क्वालिटेटिव डेटा यानी कि क्वालिटी वाइज डेटा, और जो क्वांटिटेटिव यानी कि न्यूमेरिकल फॉर्मेट में यानी कि क्वांटिटी वाइज डेटा, यानी कि कितनी ज्यादा क्वालिटी अच्छी थी तो कितनी ज्यादा, मान लो मेरे पास टोटल 5 साइकिल्स हैं, ठीक है, 5 बाईसाइकिल्स हैं, अब 5 बाईसाइकिल्स में से 3 की क्वालिटी काफी अच्छी रखी और 2 की क्वालिटी मैंने काफी ज्यादा खराब रखी, तो मेरे पास जो क्वालिटेटिव डेटा यानी कि जो क्वालिटी डेटा वो कितना है, 3 साइकिल्स का है, यानी कि 3 साइकिल्स, और जो मेरे पास क्वांटिटेटिव डेटा है वो कितना है, 5 साइकिल्स का, यानी कि क्वांटिटी मेरे पास 5 की है, जिसमें क्वालिटी यानी कि क्वालिटेटिव डेटा कितना है, सिर्फ 3, 2 साइकिल्स इतनी अच्छी नहीं है। क्यों 3 अच्छी है, क्योंकि वो बिक गई, तो इसलिए जो है हमें यही लगा कि वो साइकिल्स काफी अच्छी हैं। एनीवेज इनके अंदर और भी कई तरह के जो है वो डिफरेंट और तरह की पॉसिबिलिटीज हैं, तो बस इन चीजों में ध्यान नहीं दो, जो भी समझ रहे हो उनके ऊपर ध्यान दो। स्पेसिफिक इनसाइट्स कैन बी यूज टू इन्फॉर्म मार्केटिंग टैक्टिक्स एंड डायरेक्टेड एट ग्रुप्स। अब यहाँ पर जो स्पेसिफिक इनसाइट्स हैं वो हम यूज करते हैं इन्फॉर्म करने के लिए मार्केटिंग टैक्टिक्स को, यानी कि जो मार्केटिंग की तरकीब्स हैं, जो मार्केटिंग के यहाँ पर टैक्टिक्स हैं उनको, ताकि वो डायरेक्ट कर सके ग्रुप जो कस्टमर्स का होता है उनको, और वो शेयर कर सके उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। यहाँ पर ये काम होता है कस्टमर इंसाइट एंड कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस, कन्वर्सेशन मार्केटिंग एंड कस्टमर सेगमेंट्स। अब यहाँ पर कस्टमर सेगमेंट, अब सेगमेंटेशन क्या होता है, सेगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़ों में तोड़ना। अब मान लो आपके पास टोटल 5 कस्टमर है, एक को आपके पास बाईसाइकिल पसंद है, एक को आपके पास मोबाइल फोन पसंद है, एक को आपके पास जो है यहाँ पर मान लो खाने पीने की चीजों में कुछ पसंद है, एक को आपके पास जो है कुछ और पसंद है, एंड देन 5 1 इज लाइक डिफरेंट थिंग। ओके, तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर कि 5वां बंदा जो है वो कुछ और लाइक करता है, तो यहाँ पर डिफरेंट तरीके से सेगमेंटेशन है कि हमने इनको टुकड़ों में तोड़ दिया है, और इनको जो जो जिसका शौकीन है वो उसको उसी के रेलेवेंट प्रोडक्ट्स को दिखाया जाएगा। जो बाईसाइकिल का शौकीन है उसे बाईसाइकिल के प्रोडक्ट्स दिखाए जाएंगे, जो खाने पीने का शौकीन है उसे खाने पीने का दिखाया जाएगा, जो टेक्नोलॉजी यानी कि मोबाइल फोन्स लैपटॉप्स वगैरह का शौकीन है उनको लैपटॉप्स मोबाइल फोन्स दिखाए जाएंगे। तो ये क्या, ये उनकी प्रेफरेंस, अब वो प्रेफरेंस देते हैं किस चीज को ज्यादा, वो बात मैटर नहीं करती। अभी सिर्फ हम सेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो हमने टुकड़ों में तोड़ दिया अपने कस्टमर्स को। ग्रुप ऑफ कस्टमर्स शेयरिंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हैं वो शेयर करते हैं सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनकी प्रेफरेंस काफी मैटर करती है, यानी कि वो किस चीज को ज्यादा प्रीफर करते हैं, और उनका जो बिहेवियर है परचेजिंग का वो भी मैटर करता है, और वो काफी ज्यादा मीनिंगफुल है इन टर्म्स ऑफ आपके पास वेरियस मार्केट प्रोपोजिशंस हैं, और उसके साथ साथ जो वो डिफाइन कर रहे हैं अपने पार्ट को, यानी कि टारगेटिंग मार्केट स्ट्रेटजी क्या है और प्लानिंग क्या है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कस्टमर सेगमेंट में। डिमांड एनालिसिस एंड कन्वर्जन मार्केटिंग, अब यहां पर बात आ रही है डिमांड एनालिसिस की और कन्वर्जन मार्केटिंग की। अब यहां पर जो आपके पास ये है वो उसका क्या कहता है कि भाई digital marketing managers should understand current trends and levels of use of the internet and different online services and how they relate to services and products the organization wishes to deliver online। अब यहाँ पर जो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर्स हैं वो हमेशा ये समझते हैं कि जो करंट ट्रेंड है और जो आपके पास यहाँ पर लेवल ऑफ यूज है इंटरनेट का, यानी कि आपके पास जो करंट ट्रेंड है और जो लेवल ऑफ यूज है, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या है इंटरनेट के यूसेज की, और जो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट ऑनलाइन सर्विसेज हैं, किस तरीके से हम उसे रिलेट कर सकते हैं उन सर्विस के साथ, उन प्रोडक्ट के साथ जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की विश है कि वो डिलीवर हो सके ऑनलाइन। Additionally, marketers need to be aware of factors that affect how customers actively use the digital services on offer. This evaluation process is called demand analysis।
अब यहाँ पर हमारे पास जो एडिशनली है वो यहाँ पर ये है कि मार्केटर्स जो है उनको ये जरूरत है कि वो यहाँ पर अवेयर रहें फैक्टर्स के अंदर, और यहाँ पर वो उन चीजों को अफेक्ट करें जो कि कस्टमर्स हैं, और यहाँ पर कस्टमर्स एक्टिवली किन चीजों को यूज करें, डिजिटल सर्विसेज को वो उनको ऑफर करें। द एवेल्युएशन प्रोसेस, अब यहाँ पर जो एवेल्युएट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ाना है, किसी चीज को बढ़ाना, आगे बढ़ाना, स्केल अप करना, उसको बोलते हैं इवेल्युएशन। तो जो इवेल्युएशन प्रोसेस है वो कॉल्ड कहा जाता है कि उसको कहा जाता है यहाँ पर डिमांड एनालिसिस भी है, जो ऑल्सो एवेल्युएशन प्रोसेस है उसको भी यहाँ पर कहा जाता है डिमांड एनालिसिस। These benefits of this form of analysis are that companies can identify opportunities for influencing and delivering sales online based on actual use of digital media by individuals in the company's target market। अब यहाँ पर इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि इन द फॉर्म ऑफ एनालिसिस द कंपनीज, जो कंपनीज होती हैं वो आइडेंटिफाई कर रही है अपॉर्चुनिटीज को ताकि वो इन्फ्लुएंस कर सके और वो डिलीवर कर सकें सेल्स को ऑनलाइन बेस्ड ऑन एक्चुअल यूज ऑफ डिजिटल मीडिया, जो कि सभी यूज करते हैं सारे कस्टमर्स, तो उसी के थ्रू यहाँ पर करना चाहिए। यहाँ पर इंडिविजुअली जो कंपनी का टारगेट है वो यहाँ पर मार्केट बेस्ड करेगा जो कि कस्टमर्स कितनी चीजों को परचेज कर रहे हैं। तो ये होता है इन डिमांड एनालिसिस या फिर डिमांड एनालिसिस एंड कन्वर्सेशन मार्केटिंग। डिमांड एनालिसिस, क्वांटिटेटिव determination of the potential use and business value for online customers of an organization. Qualitative analysis of perception of online channels is also assessed। अब यहाँ पर जो डिमांड एनालिसिस है, जैसे कि आपके पास यहाँ पर क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन है, पोटेंशियल है, यानी कि पोटेंशियल यूज आपके पास कितना है, बिजनेस वैल्यूज आपके पास जो है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा मैटर करती है। कोई एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि बिजनेस के लिए वैल्यूएबल हो, और जो ऑनलाइन कस्टमर्स हैं आपकी कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। और आपके पास जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है उस परसेप्शन के अकॉर्डिंगली जो कि आप यहाँ पर ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू लोगों को देख रहे हो। ओके, एसेसिंग demand for digital services is done by looking at generic factors that enable marketers to set realistic strategic objectives for each target segment। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्या करता है, ये एसेसिंग करता है डिमांड इन डिमांड कि भाई डिजिटल सर्विसेज जो है वो यहाँ पर किस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं, किस तरीके से जेनरिक फैक्टर्स के अंदर वो यहाँ पर एनेबल कर रहे हैं मार्केटर्स के लिए, और सेट कर रहे हैं एक रियलिस्टिक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हमारे टारगेट सेगमेंट के लिए। यानी कि हमारा जो सेगमेंटेशन है, यानी कि जो कस्टमर का सेगमेंट में जैसे प्रीवियसली डिसाइड आपको जो है वो एक्सप्लेन किया, उसी तरीके से यहाँ पर इसको डिवाइड कर रहे हैं, सेगमेंटेशन कर रहे हैं। अब आ गए 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हैव एक्सेस टू द डिजिटल चैनल। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एक्सेस देनी है डिजिटल चैनल की। सेकंड पॉइंट इज यूज ऑफ स्पेसिफिक ऑनलाइन सर्विसेज दैट मे अफेक्ट द परचेज डिसीजन सच एज प्राइस कंपैरिजन साइट, सोशल नेटवर्क्स एंड स्पेशलिस्ट ब्लॉग्स। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि स्पेसिफिक जो है यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज हो जो कि अफेक्ट करेंगी उस परचेज डिसीजन को जो कि कस्टमर्स लेते हैं कि हमें परचेज करना है नहीं करना। जैसे कि आपके पास यहाँ पर प्राइस की कंपैरिजन्स हैं, प्राइस की कंपैरिजन के लिए साइट्स हैं, सोशल नेटवर्क्स हैं और स्पेशलिस्ट ब्लॉग्स हैं जो कि हम प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं। द थर्ड पॉइंट इज are influenced by using the digital channel but purchase using another channel as part of the multi-channel buyer behavior। अब यहाँ पर जो है एक चीज वो ये है कि इन्फ्लुएंस करती है वो कि वो यूज करें डिजिटल चैनल को, परचेज करें another चैनल को, और यहाँ पर हमारे पास ये एज अ पार्ट ऑफ मल्टी चैनल बायर बिहेवियर यूज होता है। परचेज और यूज अदर सर्विसेज यूजिंग द डिजिटल चैनल। अब यहाँ पर जो है परचेज यानी कि परचेज यानी खरीदना, और यहाँ पर जो यूज है अदर सर्विस यानी कि दूसरी सर्विसेज का हमारे डिजिटल चैनल्स पे, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट। अब आएगा हमारे पास इम्प्लीकेशन फॉर मार्केटिंग प्लानिंग। एज पार्ट ऑफ सिचुएशन एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव सेटिंग्स, एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटर्स बिल्ड कन्वर्सेशन और वाटरफॉल मॉडल्स ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ देयर वेब मार्केटिंग। अब यहाँ पर ये कहता है कि एज अ पार्ट ऑफ सिचुएशन एनालिसिस यानी कि एक हिस्सा जो कि सिचुएशन एनालिसिस का है, और जो ऑब्जेक्टिव सेटिंग्स हैं, जो एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटर्स का, वो बिल्ड करें हम कन्वर्सेशन के थ्रू, वाटरफॉल मॉडल्स के थ्रू। इसकी एफिशिएंसी जो है उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई वेब मार्केटिंग की। यूजिंग दिस अप्रोच the total potential online demand for a service in a particular market can be estimated and then the success of the company in achieving a share of this market determined। अब यहाँ पर उसके बाद यानी कि हम अगर इस अप्रोच को यूज करते हैं तो, या फिर इस अप्रोच के साथ जाते हैं, तो जो टोटल पोटेंशियल है ऑनलाइन डिमांड यानी कि जो टोटल पोटेंशियल है ऑनलाइन डिमांड का जो कि हमारी सर्विस का है, वो यहाँ पर पर्टिकुलरली मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा एस्टिमेटेड होगा, और यहाँ पर जो सक्सेस है हमारी कंपनी की वो हम यहाँ पर अचीव कर सकते हैं शेयर करके हमारी मार्केट की जो यानी कि जो हमारा मार्केट के प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर डिटरमिन करता है। कन्वर्सेशन या कन्वर्जन
marketing tactic can be used to convert as a many potential site visitors into actual visitors and then convert these into leads, customers and repeat customers. अब यहाँ पर जो conversations हैं, जो conversions हैं marketing की, या जो marketing tactics हैं, यानी कि तरीके हैं, तरतीब हैं, जो कि हर कोई यही यूज करता है, तो वो भी जो है यहाँ पर यूज करें ताकि हम कन्वर्ट कर सकें बहुत सारे पोटेंशियल साइट के विजिटर्स को, यानी कि जो विजिटर्स पोटेंशियल विजिटर्स या पोटेंशियल कस्टमर का मतलब है जो कि आपके प्रोडक्ट को फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं, फ्रिक्वेंटली परचेज कर रहे हैं और जो है फ्रिक्वेंटली आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहे हैं, फ्रिक्वेंटली उसी प्रोडक्ट के लिए बार बार जो है वो यहाँ पर सर्च करते हैं और बार बार उनकी कम से कम प्राइस वाली प्रोडक्ट को देखते हैं। तो ये होता है पोटेंशियल कस्टमर्स, ठीक है, ये है हमारे पास यहाँ पर। ओके अब इसके लिए क्या है कि भाई ये कन्वर्ट कर देते हैं मैनी पोटेंशियल विजिटर्स जो कि हमारी वेबसाइट्स के ऊपर आते हैं एक्चुअल विजिटर इनटू एक्चुअल विजिटर्स बेसिकली, और यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं लीड्स को, कस्टमर्स को और रिपीट कस्टमर्स को। तो ये सब चीज़ें भी जो है हम यहाँ पर इम्प्लीकेशन ऑफ मार्केट प्लानिंग के अंदर देखते हैं। कन्वर्जन मार्केटिंग, यूजिंग मार्केटिंग कम्युनिकेशन टू मैक्सिमाइज कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स टू एक्चुअल कस्टमर्स। अब यहाँ पर ये कन्वर्जन मार्केट क्या है कि हम मार्केट के अंदर कन्वर्जन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कन्वर्जन? मार्केट के अंदर हम कन्वर्जन कर रहे हैं, मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंदर हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं हम कन्वर्जन को, जो कि हमारा पोटेंशियल यहाँ पर कस्टमर्स हैं उनके लिए और जो एक्चुअल कस्टमर्स हैं उनके लिए। मल्टी चैनल कन्वर्जन मॉडल्स, इन रियलिटी कन्वर्जन मॉडलिंग इज complex because it needs to take into account both online and offline behavior. For example, an advertiser may use Google Ads to promote its product, but some shoppers will buy online while other will prefer to use other channels to make their purchase, use the phone or buy in store. अब यहाँ पर हमारे पास रियलिटी जो है कन्वर्जन मॉडलिंग की वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पर इसको ज़रूरत है दोनों अकाउंट, यानी कि ऑफलाइन अकाउंट, ऑनलाइन अकाउंट, फिर ऑफलाइन बिहेवियर, ऑनलाइन बिहेवियर दोनों की है। दोनों अकाउंट्स के अंदर क्या क्या हो रहा है कि ऑफलाइन अकाउंट में क्या हो रहा है कस्टमर्स के, ऑनलाइन अकाउंट में क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ पर एडवर्टाइजर है और वो यहाँ पर यूज़ कर रहा है गूगल एड्स को अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए। बट सम शॉपर, लेकिन जो कुछ शॉपर्स हैं, यानी कि जो कुछ आपके पास यहाँ पर शॉप चला रहे हैं शॉपर्स हैं, उनके जो है वो जो है यहाँ पर बाय करते हैं ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन जो है यहाँ पर बाय करते हैं, वाइल अदर्स विल प्रीफर टू यूज, यानी कि बजाय उसके है कि दूसरे उनको प्रीफर करें यूज करने के लिए। अदर चैनल्स टू मेक देयर परचेज यूज द फोन और बाय इन स्टोर। अब यहाँ पर जो अदर चैनल्स हैं वो यहाँ पर बनते हैं कि वो यहाँ पर परचेज कर सकें, यूज कर सकें फ़ोन को, या फिर बाय कर सकें फ्रॉम स्टोर, यानी कि वो फ़ोन को यूज कर सकें या फिर वो फ़ोन को बाय कर सकें फ्रॉम स्टोर। ओके अब यह है हमारे पास, अब यहाँ पर आ गया कंज्यूमर चॉइस and digital influence. Consumer choice and the subsequent decision making are crucial to the purchasing process online and offline, but digital media and especially mobile digital media see digital marketing insight now plays an increasingly important role in buying decision. अब यहाँ पर कंज्यूमर चॉइस, यानी कि जो आपके पास कस्टमर्स है उनकी चॉइस, और डिजिटल इन्फ्लुएंस उनकी चॉइस, यानी कि डिजिटल आपके पास जो मोबाइल फोन्स है या आपके पास डिजिटल थिंग्स हैं और इन्फ्लुएंस कर रही है, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट है जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है। इन्फ्लुएंस का मतलब है कि उसके ऊपर असर डाल रहा है, जो प्रोडक्ट है आपका असर डाल रहा है कि वो उसको परचेज करें और कस्टमर उससे काफ़ी ज़्यादा मैं बोलूँगा ना एक्साइटमेंट में काफ़ी ज़्यादा वो जो है वो उससे अट्रैक्ट हो रहा है। ओके ये है हमारे पास यहाँ पर कि जो कंज्यूमर की चॉइस है और जो सबक्वेंट डिसीजन है, यानी कि जो आपके पास कंज्यूमर की चॉइस है और जो सबक्वेंट डिसीजन है जो कि आपने बनाया है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है आपकी परचेसिंग प्रोसेस के लिए, अब वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। बट डिजिटल मीडिया एंड स्पेशली मोबाइल डिवाइसेज, अब यहाँ पर जो डिजिटल मीडिया है और जो आपके पास स्पेशली जो मोबाइल डिजिटल मीडिया है वो जो है डिजिटल मार्केटिंग के लिए इनसाइडली काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है, और यहाँ पर इंक्रीजिंगली जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर डिसीजन, यानी कि बाइंग डिसीजन को बनाने के लिए कस्टमर्स के लिए, वो बाय करने के लिए डिसीजन बना सके। The 2 points are here. Now let's discuss first point. A vital part of the research process as internet user now spend longer researching products online. अब यहाँ पर जो वाइटल पार्ट है आपकी रिसर्च के प्रोसेस का एज ए इंटरनेट यूज़र, वो क्या है कि वो यहाँ पर ये है कि स्पेंड कर रहा है वो यहाँ पर बहुत सारा टाइम रिसर्च करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन, आपके प्रोडक्ट्स को, और यहाँ पर यूज्ड एट एवरी स्टेज। सेकंड पॉइंट वन इज यूज्ड एट एवरी स्टेज ऑफ द रिसर्च प्रोसेस फ्रॉम द इनिशियल स्कैन
to the more detailed comparison and final checking of the specification before purchase. अब यहाँ पर जो है वो ये यूज कर रहा है कि यहाँ पर सारे स्टेजेस जो है वो यहाँ पर रिसर्च प्रोसेस की कैटेगरी में, और यहाँ पर ये इनिशियली स्कैन कर रहा है कि कितनी डिटेल्स कंपेयर कर रहा है दूसरे प्रोडक्ट से, कितनी कंपैरिजन में वो यहाँ पर फाइनल चेकिंग के लिए, यानी कि जो आपके पास फाइनल चेकिंग उसके लिए कस्टमर्स देख रहे हैं कि कितनी स्पेसिफिकेशंस हैं बिफोर परचेजिंग, यानी कि खरीदने से पहले। ये सब चीज़ें हैं वो देखते हैं, और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियसली, मैं आपको बता चुका हूँ। वो प्राइसिंग देखेगा, वो स्पेसिफिकेशन देखेगा, फीचर्स देखेगा, और ओवरऑल सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपने प्रिसाइजली मेंशन कर रखी है अपने प्रोडक्ट के नीचे या फिर ऊपर, वो जो है वो यहाँ पर देखेगा। Digital sources of information now play a more important role in shaping purchase decisions. अब यहाँ पर डिजिटल सोर्सेज जो है इंफॉर्मेशन के लिए वो काफ़ी अच्छा रोल जो है या फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है अपने जो परचेज डिसीजंस हैं उनको शेप आउट करने के लिए। सो companies have to think carefully how they can maximize the value of positive comments and reviews and reinforce consumer perceptions through product quality and service experiences both on एंड ऑफलाइन। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो कंपनीज हैं वो यहाँ पर ये सोचती हैं कि किस तरीके से केयरफुली हमें मैक्सिमाइज करनी है हमारी वैल्यू को, जो हमारे पॉजिटिव यानी कि जो पॉजिटिव कमेंट्स की वैल्यू है उसको किस तरीके से मैक्सिमाइज करनी है, जो रिव्यूज़ हैं उनको, और जो री इन्फोर्समेंट कंज्यूमर परसेप्शंस हैं उनको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से, सर्विस एक्सपीरियंस के हिसाब से, दोनों जगह ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी किस तरीके से इंप्रूव करना है। Implications. The implication of this growth in the use of information in digital channels in the selection process means that it is important to ensure that product and services are well represented in the digital channels used by target customers. अब यहाँ पर जो हमारे पास implications हैं जो उसकी growth है बेसिकली, और यहाँ पर वो यूज़ करने के लिए उस information को जो कि डिजिटल चैनल्स के अंदर हमने सेलेक्ट किया, और यहाँ पर वो आएगी सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, जिसका मतलब ये है कि वो इंपॉर्टेंट है इंश्योर करने के लिए हमारे प्रोडक्ट को, हमारी सर्विसेज को, कि हम किस तरीके से एकदम अच्छे तरीके में वेल मैनर्ड तरीके के अंदर उसको रिप्रेजेंट किया है डिजिटल चैनल्स के अंदर, ताकि वो यूज़ कर सकें टारगेटेड कस्टमर्स। The demand for information is likely to continue to intensify with the rise in significance of mobile and social networking channels. अब यहाँ पर जो डिमांड है इन्फॉर्मेशन की लाइकली वो यहाँ पर कंटिन्यू है, इंटेंसिफाई किया हमने उसको, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर इंटेंस इफेक्ट है उसका, और यहाँ पर जो है हमारे पास एक राइज सिग्निफिकेंस है उस मोबाइल फ़ोन हो या फिर आपके पास जो है सोशल नेटवर्किंग चैनल्स हो। Developing an understanding of the processes involved in customer's choice should enable marketer to identify how to tailor services to meet the needs of the customers so that they move to the transaction dimensions. The proportion of internet user who will purchase different types of products online varies considerably based on the characteristics and demographic प्रोफाइल ऑफ द कंज्यूमर्स, द प्रोडक्ट कैटेगरी एंड द पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ द शॉपर। अब यहाँ पर जो डेवलपिंग है यानी कि ये जो डेवलपिंग है उसको भी यहाँ पर समझना, उसको भी यहाँ पर अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस प्रोसेस के लिए जो कि इन्वॉल्व किया है कस्टमर्स की चॉइस के अंदर, और यहाँ पर हमने जो उसको अनेबल किया जो आपके पास मार्केटर्स हैं ताकि वो आइडेंटिफाई कर सकें किस तरीके से हम यहाँ पर उसको टेलर आउट कर सकते हैं हमारी सर्विसेज के अंदर, ताकि वो मीट कर सकें उन ज़रूरतों को जो कि कस्टमर्स की है, और यहाँ पर उनको मूव कर सकें उन ट्रांजेक्शन डायमेंशंस में। द प्रोपोर्शन ऑफ द इंटरनेट यूजर्स। अब यहाँ पर जो इंटरनेट यूजर का प्रोपोर्शन है वो भी यहाँ पर परचेजिंग करता है डिफरेंट टाइप, यानी कि वो भी परचेजिंग के लिए डिफरेंट टाइप्स आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं आपके पास यहाँ पर ऑनलाइन भी वेरी करते हैं, कंसिडरेबली जो है वो बेस्ड करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, डेमोग्राफिक के ऊपर। अब डेमोग्राफिक जो है आपके पास यहाँ पर अदर जो आपके पास एक तो होता है डोमेस्टिक, एक होता है इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनली जो है आप यहाँ पर उसको डेमोग्राफी यानी पूरा डेमोग्राफिक जो है, अगर मान लो आपके पास एक शहर है, एक टाउन है, तो उसमें बहुत सारे एरियाज़ होंगे, एरियाज़ के अंदर बहुत सारे सब एरियाज़ होंगे, तो ये है हमारे पास। और किस तरीके से हम यहाँ पर कस्टमर्स की जो है यहाँ पर कंप्लीट प्रोफाइल्स हैं उनको देखते हैं, और यहाँ पर हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रोडक्ट की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं और जो पास्ट एक्सपीरियंस है शॉपर का वो किस तरीके का था, तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। When assessing online customer demand and characteristics of the business to business products and services, there are additional consideration. The B2B market is different to business to consumer markets in so far as variation in online demand or research in the buying process will occur according to different type of organizations and people within the buying unit in the organization. अब यहाँ पर हमारे पास जो है यहाँ पर ये एसेस कर रहा है ऑनलाइन कस्टमर्स को इन डिमांड
और यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस टू बिजनेस प्रोडक्ट्स के लिए, सर्विसेज के लिए। और यहाँ पर एडिशनल कंसिडरेशन की बात करें तो यहाँ पर आता है B2B यानी कि बिजनेस बिजनेस जो है आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट्स, या फिर बिजनेस टू बिजनेस जो है आपके पास यहाँ पर आएंगे डिफरेंट चीज़ें, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस बिजनेस यहाँ पर सेल्स, इस तरीके से आपके पास आता है। देन B2B मार्केट इज डिफरेंट टू बिजनेस टू कंज्यूमर। अब यहाँ पर जो बिजनेस टू बिजनेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केट से, इन सो फार एज वेरिएशन इन ऑनलाइन डिमांड और रिसर्च। अब यहाँ पर बिल्कुल जो है यहाँ पर सो फार जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वेरिएशंस हैं, जो चेंजेस हैं वो आ गए हैं हमारे पास ऑनलाइन डिमांड के अंदर, रिसर्च के अंदर, कि वो यहाँ पर जो बाइंग प्रोसेस है उसके अंदर वो अकर हो रहा है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो कंपनीज होती हैं उनके अंदर, और यहाँ पर जो पीपल हैं वो भी उसके अंदर रहते हुए बाय कर रहे हैं डिफरेंट यूनिट्स को और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट यूनिट के अंदर से डिफरेंट प्रोडक्ट को। तो यह है हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट। अब आता है वेरिएशन इन ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, साइज ऑफ कंपनी, एम्प्लॉयज और टर्नओवर। अब यहाँ पर जो साइज है कंपनी का, जो कंपनी का साइज है यानी कि जो एम्प्लॉयज का, जो कंपनीज हैं उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनका जो साइज है, और जो टर्नओवर है यानी कि जो कमाई है वो कितना है। इंडस्ट्री सेक्टर एंड प्रोडक्ट्स, सेकंड पॉइंट है इंडस्ट्री सेक्टर्स और प्रोडक्ट्स। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन टाइप, प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट, नॉट फॉर प्रॉफिट। अब यहाँ पर हमारे पास है फिर नॉन प्रॉफिट इन शॉर्ट। तो यहाँ पर हमारे पास आती है कैटेगरीज, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन टाइप है आपके पास, जिसमें प्राइवेट है, पब्लिक है, गवर्नमेंट है, या फिर नॉन प्रॉफिट है, या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट है। एप्लीकेशन ऑफ सर्विस, विच बिजनेस एक्टिविटीज डू परचेज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सपोर्ट। अब यहाँ पर जो एप्लीकेशन है सर्विसेज की, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटीज हैं जो कि बेसिकली परचेज कर रही हैं प्रोडक्ट्स को, और जो सर्विसेज हैं उनको तो सपोर्ट कर रही हैं। उसके बाद है कंट्री एंड रीजन। अब यहाँ पर कंट्री है और रीजन है जिसको यहाँ पर हम देख सकते हैं। ओके, रोल ऑफ द टारगेट इंडिविजुअल। अब यहाँ पर क्या टारगेट इंडिविजुअल है कि जो क्या रोल है टारगेट इंडिविजुअल्स का इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब टाइटल, फंक्शन और नंबर ऑफ स्टाफ, मैनेज रोल इन बाइंग डिसीजन, परचेजिंग, इन्फ्लुएंस, डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट, इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स, एज, सेक्स एंड पॉसिबली सोशल ग्रुप। अब यहाँ पर हमारे पास जो रोल है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी जॉब के टाइटल के अकॉर्डिंगली, जो फंक्शन है, और जो आपके पास ओवरऑल नंबर ऑफ स्टाफ है जो कि मैनेज कर रहा है आपके पास उस रोल को, जो कि बाय डिसीजन आपके पास हो रहे हैं, या फिर जो परचेजिंग जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऊपर, प्रोडक्ट का इंटरेस्ट है, और आपके पास जो डेमोग्राफिक्स है, एज है, सेक्स है, पॉसिबली सोशल ग्रुप भी होगा। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, IP एंड perceived ease of use, information processing. This is very important as it shapes how a consumer deals with available data and information that will shape their future behavior. IP involves the mental processes and sense and or individual use to interpret the world that inhabit. Wang and Bensabit 2013. Okay. अब यहाँ पर यह है, ये कहता है कि ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इसको शेप आउट करें, और यहाँ पर कंज्यूमर्स के लिए जो हम डील्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो डील्स कंज्यूमर के लिए अवेलेबल है, वो डेटा, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर शेप करेगी हमारे फ्यूचर बिहेवियर को। IP इन्वॉल्व, यानी कि IP जो है उसके अंदर इन्वॉल्व है हमारे पास मेंटल प्रोसेसेस, आपके पास जो है वो सेंस करता है इंडिविजुअल के यूज़ को, इंटरप्रेट करता है वर्ल्ड को, और यहाँ पर इनहेबिट करता है। जैसे आपके पास यहाँ पर देखो बैंक और बेंसिपिट 2013। Perceived ease of use. This also needs consideration by digital marketers, as the easier a website or mobile site is to use, the more likely a customer will have a positive online experience. And Chuang, Chang and Lim 2005. Okay. अब यहाँ पर ये 3 लोग होंगे जिन्होंने ये सारी चीज़ें टैकल की होंगी, जिन्होंने सारी चीज़ें फेस की होंगी 2005 में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि इनको जो है वो ज़रूरत है कंसिडरेशन की डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, और आपके पास जो यहाँ पर वेबसाइट्स हैं और जो मोबाइल साइट्स हैं यूज़ करने के लिए उनके लिए, और जो ओवरऑल आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर कस्टमर्स हैं उनको किस तरीके से लाइकली आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, और यहाँ पर किस तरीके से पॉजिटिव ऑनलाइन एक्सपीरियंस जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है अपने कस्टमर्स की तरफ से। ये है चुएंग, चैन एंड लियम 2005। तो ये है हमारे पास यहाँ पर परसीव्ड एज ऑफ यूज। अब आता है perceived usefulness. This refers to the extent to which the digital offers fits with the customer's daily life. For instance, shopping, online booking, train tickets, banking. Arnold
2005. It is here that the digital marketers can really start to develop a path to consumer benefits. अब यहाँ पर परसीव्ड यूजफुलनेस क्या है? अब यहाँ पर ये जो है वो रेफर कर रहा है, आपके पास एक्सटेंड कर रहा है कि भाई जो डिजिटल ऑफर्स हैं वो किस तरीके से फिट हो रही हैं कस्टमर्स की डेली लाइफ के अकॉर्डिंगली. और फॉर इंस्टेंस जैसे आपके पास यहाँ पर शॉपिंग है, ऑनलाइन बुकिंग है, ट्रेन की टिकट्स की, बैंकिंग है, और आपके पास जो है यहाँ पर ऑनलाइन जो कि यहाँ पर की होगी वो है 2005 में. इट इज हियर दैट द डिजिटल मार्केटर कैन रियली स्टार्ट टू डेवलप अ पाथ टू कंज्यूमर बेनिफिट्स. अब यहाँ पर ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो डिजिटल मार्केटर्स हैं उनके लिए कि वो यहाँ पर किस तरीके से डेवलप करना स्टार्ट कर सकते हैं पाथ टू कंज्यूमर बेनिफिट्स. परसीव्ड बेनिफिट. इफ अ कस्टमर फील्स दैट they will be rewarded in some positive way by engaging with a digital offer, this is likely to generate support for an online brand. अब यहाँ पर जो हमारे पास perceived benefits यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर कस्टमर है वो किस तरीके से फील कर रहा है, रिवॉर्ड आपके पास जो है यहाँ पर दे रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर कुछ हद तक पॉजिटिव तरीका है कि वो इंगेज कर रहा है डिजिटल ऑफर्स देकर, और यहाँ पर लाइकली वो जनरेट कर रहा है सपोर्ट को ऑनलाइन ब्रांड के द्वारा. परसीव्ड कंट्रोल. If a customer is a skilled user of the digital technology in question, then they will feel they are able to function successfully in this environment. अब यहाँ पर जो कस्टमर्स है अगर वो स्किल्ड है, यानी वो जो यूजर है, कस्टमर है, वो स्किल्ड है डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर, तो सवाल यहाँ पर ये है कि वो जो है वो आसानी से फील करेगा कि वो यहाँ पर एबल है इन फंक्शन को सक्सेसफुली यूज करने का और इस एनवायरमेंट के अंदर रहने का. अर्लियर इन द चैप्टर वी डिस्कस्ड हाउ सम मोबाइल शॉपर्स आर कॉन्फिडेंट वेयर एज अदर्स आर नॉट. अब यहाँ पर अर्लियर जो हमने चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था कि जो डिस्कस्ड हमने जो किया था वो ये था कि हमारे पास किस तरीके से जो मोबाइल शॉपर्स हैं और जो कॉन्फिडेंटली जो है हमारे पास यहाँ पर ये काम कर रहे हैं अदर्स के लिए, वो यहाँ पर नहीं कर रहे हैं. स्किल. दिस रेफर टू द कस्टमर एबिलिटी यूज द टेक्नोलॉजी टू अचीव देयर डिजायर गोल्स. कैलन एंड फोर्ड 2002. अब यहाँ पर जो ये रेफर करता है कस्टमर की एबिलिटी दे वो यूज कर रहा है टेक्नोलॉजी को अचीव करने के लिए अपने डिजायर्ड गोल्स को जो कि वो चाह रहा है. इट हैज बीन फाउंड दैट इंडिविजुअल लर्न बाय डूइंग इन द इंटरनेट एनवायरनमेंट एंड सो बिल्ड देयर स्किल सेट ओवर टाइम. फॉर एग्जाम्पल, द मोर frequent the visitors is to a website, the greater their exposure and the higher their ability to engage with this digital content. अब यहाँ पर हमारे पास जो है यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो है वो फाउंड हुई यहाँ पर एज ए इंडिविजुअल, और यहाँ पर ये हमने सीखा कि यहाँ पर इस तरीके से जो इंटरनेट एनवायरनमेंट है उसको हम किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं. स्किल सेट जो है ओवर टाइम हमारा किस तरीके से होना चाहिए. फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो विजिटर्स के अकॉर्डिंगली, और यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है वो ग्रेटर एक्सपोजर जो है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर हो और हायर हो इन एबिलिटी, ताकि वो इंगेज कर सके डिजिटल कॉन्टेंट के थ्रू कस्टमर्स को. ट्रस्ट एंड रिस्क. Both play an important role in how a customer behave online. अब यहाँ पर ट्रस्ट यानी कि भरोसा, रिस्क यानी कि आपके पास जो आप रिस्क लेते हो उसको बोलते हैं रिस्क. Both play an important role in how a customer behaves online. अब यहाँ पर जो ये दोनों हैं ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं कस्टमर्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं ऑनलाइन. Inexperienced इंटरनेट यूजर्स कैन फील वर्नरेबल एंड फेयर द अननोन. अब यहाँ पर इनएक्सपीरियंस्ड इंटरनेट यूजर्स जो हैं वो कभी कभार फील होते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा वर्नरेबल है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो डर लगता है कि वो यहाँ पर अननोन है. कस्टमर्स शुड बी एबल टू अचीव देयर बाइंग गोल्स विद और विदाउट फीलिंग दे आर एक्सपोज्ड टू अनड्यू रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, सोशल रिस्क एंड पर्सनल रिस्क. अब यहाँ पर हमारे पास जो कस्टमर्स हैं वो यहाँ पर एबल होते हैं अचीव करने के लिए यहाँ पर अपने गोल्स को, यानी कि अपने जो है गोल्स हैं उनको बाय कर सकें, और यहाँ पर जो है विदाउट फीलिंग वो यहाँ पर एकदम एक्सपोज होते हैं कि यहाँ पर जिसमें फाइनेंशियल रिस्क है, आपके पास सोशल रिस्क है, पोटेंशियल और जो है वो पर्सनल रिस्क है बेसिकली. इंजॉयमेंट. दिस इज एन आउटकम ऑफ अ पॉजिटिव ऑनलाइन एक्सपीरियंस. अब यहाँ पर जो एंजॉयमेंट है वो क्या है, वो एक आउटपुट है पॉजिटिव ऑनलाइन एक्सपीरियंस का. Digital business models for e-commerce. Defining a clear business model is essential for startup business trading in digital world. So be successful for existing business moving or all of their operation online. It is equally important to consider how to refine their
current business model or add new services in the light of new opportunities made possible by the internet. अब यहाँ पर ये जो है वो डिफाइन करा है क्लियर बिजनेस मॉडल को, जो कि वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है स्टार्टअप बिजनेस के लिए, ताकि वो ट्रेड कर सकें डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, सक्सेसफुल हो सकें, और यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग बिजनेस, जो पुराने बिजनेस थे, वो यहाँ पर मूव कर सकें पार्ट, और यहाँ पर किसी तरीके से जो है यहाँ पर ऑपरेशन, जो आपके पास डिफरेंट ऑपरेशन में जो सारे जो ऑपरेशन हैं वो ऑनलाइन इक्वली इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, उसको कंसीडर करें और किस तरीके से हम उसको जो है वो रिफाइन करें हमारे करंट बिजनेस मॉडल के हिसाब से, और यहाँ पर किस तरीके से हम ऐड कर सकें उसमें नई सर्विसेज को इन द लाइट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, और उसको पॉसिबल बना सकें यहाँ पर इस इंटरनेट के अंदर. द बिजनेस मॉडल कैनवस डेवलप्ड बाय ऑस्टरवर्ल्ड एंड पिग्न्यूअर 2010 is a valuable framework for summarizing strategy for online businesses and in particular startups who have summarized their business model to investors. अब यहाँ पर जो बिजनेस मॉडल कैनवस है वो डेवलप्ड हुआ आपके पास ऑस्टरवर्ल्ड ने, और यहाँ पर जो पिग्मन है उन्होंने 2010 में, और ये फ्रेमवर्क काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल था समराइज करने के लिए उस स्ट्रेटजी को जो कि ऑनलाइन बिजनेस की थी, और यहाँ पर पर्टिकुलरली जो स्टार्टअप्स थे, और यहाँ पर जो समराइज थी, यानी कि जो आपके पास इनको जो आपके पास बिजनेस मॉडल्स है, जो इन्वेस्टर्स थे उनके जो बिजनेस मॉडल्स है उनको समराइज करने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी. वैल्यू प्रोपोजिशन. This is at the heart of what the business offered to its audiences and is arguably most important to success. More details are provided in a follow-up book by Osterwald 2014. अब यहाँ पर ये जो है काफ़ी ज़्यादा दिल पे लगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये जो बिजनेस ऑफर्स हैं हमारी ऑडियंस के लिए, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूबली मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे हैं कि, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सक्सेस के लिए किसी चीज़ को पूछना, क्योंकि उससे हमें अवेयरनेस मिलती है जो भी बिजनेस होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं. मोर डिटेल्स आर प्रोवाइडेड इन द फॉलो अप बुक बाय ऑस्टरवर्ल्ड. अब यहाँ पर और डिटेल्स जो हैं वो इस बुक के अंदर प्रोवाइड की गई है, जिसका नाम है ऑस्टरवर्ल्ड ETL 2014. कस्टमर सेगमेंट्स, कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर्स बेसिकली चैनल्स. सबसे पहले डिस्कस करते हैं कस्टमर्स सेगमेंट, जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ. कस्टमर सेगमेंट्स क्या होते हैं? डिफरेंट टारगेट ऑडियंस, द वैल्यू प्रोपोजिशन विल अपील टू. अब यहाँ पर जो डिफरेंट टारगेट ऑडियंस होती है, टारगेट ऑडियंस का मतलब है वो ऑडियंस जिसको आपने यहाँ पर टारगेट किया है कि ये स्पेसिफिक ऑडियंस है जो कि बार बार वेबसाइट को विजिट करती है हमारी, और उनको इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट की ज़रूरत है, उसको बोलते हैं, या फिर आपने उनको लिस्ट डाउन किया, शॉर्ट लिस्ट किया, वो होते हैं टारगेट सेगमेंट्स. उन्हीं के अकॉर्डिंगली आप अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हो. उसके बाद है यहाँ पर इन द बिजनेस मॉडल कैनवस द ऑल्टरनेटिव्स recommended are mass market, next market, segmented, broken down further or a range of diverse segments. अब यहाँ पर इसके अंदर जो है इस बिजनेस मॉडल के अंदर जो इस बिजनेस मॉडल कैनवस है, इसके अंदर ऑल्टरनेटिव भी जो है वो यहाँ पर रिकमेंड किए जाते हैं, जैसे मास मार्केट है, नेक्स्ट मार्केट है, आपके पास सेगमेंट जो है सेगमेंटेड है वो है आपके पास, और आपके पास जो रेंज है वो यहाँ पर काफ़ी डाइवर्स होती है सेगमेंट्स की. उसके बाद आता है कस्टमर रिलेशनशिप्स. द टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स दैट विल बी फॉर्म्ड, for example self-service, automated services, communities or more personal assistance, and this may include co-creation of content. अब यहाँ पर कस्टमर रिलेशनशिप यानी कि कस्टमर्स के साथ किस तरीके से रिलेशनशिप बनानी है, किस तरीके से जो है हमें यहाँ पर भाईबंदी रखनी है, कस्टमर्स के साथ किस तरीके से ताल्लुकात अच्छे बनाने हैं, उनको बोलते हैं रिलेशनशिप्स. तो जो टाइप यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं, और यहाँ पर इसकी एग्जांपल ये दी गई जो सेल्फ सर्विस है, जो ऑटोमेटेड सर्विसेज हैं, और जो कम्युनिटीज़ हैं, और जो आपके पास यहाँ पर इन मोर एज वी डिस्कस, तो इसके अंदर आता है पर्सनल असिस्टेंस, और आपके पास जो है यहाँ पर और इंक्लूड होती है को क्रिएशन ऑफ कंटेंट. तो ये है हमारे पास सारे कस्टमर्स की रिलेशनशिप को अच्छा बनाने या फिर कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए. चैनल्स, the methods by which an organization services will be delivered and the audience is reached. अब यहाँ पर जो methods हैं जिसके थ्रू हमें पर ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज हैं उनको डिलीवर्ड करते हैं, और जो ऑडियंसेस हैं वो उनको रीच करती हैं. की पार्टनर्स, टू एक्सप्लोर online and offline value networks, forming partnerships gives an opportunity of expanding reach and taking advantage of existing organizations and online influencers
that have built an audience. अब यहाँ पर जो की पार्टनर्स है वो क्या कहते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन वैल्यू नेटवर्क्स को और यहाँ पर फॉर्म करते हैं पार्टनरशिप्स को, ताकि वो दे सके अपॉर्चुनिटी एक्सपेंड करने की, उनकी रीच को एक्सपेंड कर सकें और यहाँ पर उन एडवांटेज को ले सकें जो कि प्रीवियसली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर थे, और यहाँ पर ऑनलाइन जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके अंदर भी जो है यहाँ पर एक ऑडियंस को बिल्ड कर सकें। एक्टिविटीज यानी कि जो उनका प्रोडक्ट्स है उनको ऑनलाइन इन्फ्लुएंस करके ऑडियंस को बिल्ड कर सकें। एक्टिविटीज, द मेन एक्टिविटीज दैट नीड टू बी परफॉर्म टू डिलीवर द वैल्यू प्रोपोजिशन टू डेवलप रेवेन्यू। अब यहाँ पर जो एक्टिविटीज हैं वो मेन एक्टिविटीज क्या है कि उनको जरूरत है यहाँ पर परफॉर्म करने की, डिलीवर करने की वैल्यू प्रपोजिशन को, ताकि वो डेवलप कर सके रेवेन्यू को। रिसोर्सेज, different types of process and people to complete the activities to create and deliver the value proposition। अब यहाँ पर जो resources हैं, different type of processes हैं आपके पास, जो आपके पास दूसरे लोग हैं और वो कंप्लीट करें उन एक्टिविटीज को क्रिएट करके, डिलीवर करके आपकी वैल्यू ऑफ प्रोपोजिशन को। ओके, कॉस्ट स्ट्रक्चर, डिफरेंट कॉस्ट एलिमेंट्स which should be checked against activities and resources. Cost are classically broken down into fixed and variable cost and economic of scale। अब यहाँ पर डिफरेंट कॉस्ट एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर आपके पास जो है यहाँ पर चेक होते हैं अगेंस्ट एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज, और जो कॉस्ट है वो क्लासिकली ब्रोकन डाउन होती है तब जब वो यहाँ पर फिक्स नहीं होती, और यहाँ पर जो है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट यानी कि जो है वो वेरिएबल यानी कि वेरी करती है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्रोडक्ट रिलायबिलिटी। इकोनॉमिक्स ऑफ सेल, अब यहाँ पर जो इसकी इकोनॉमिक है सेल की वो भी यहाँ पर बेसिकली जो स्केल है उसकी। रेवेन्यू स्ट्रीम, this is the method by which a business drives income. Common online option are ad revenue, subscriptions fees, sales of physical or virtual goods, or affiliate based commission arrangements. Licensing and leasing are other alternates। अब यहाँ पर रेवेन्यू स्ट्रीम क्या कहता है भाई कि ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर आप यहाँ पर जो बिजनेस है उसको ड्राइव कर सकते हो इनकम के अंदर, यानी कि इनकम जो है वहां से ड्राइव कर सकते हो। और यहाँ पर कॉमन जो ऑनलाइन ऑप्शन है वो क्या है, एड रेवेन्यू। अब यहाँ पर एड रेवेन्यू यानी कि जो एड्स आते हैं आपकी वीडियोस में उनसे रेवेन्यू जनरेट होता है, पैसे मिलते हैं। सब्सक्रिप्शन फीस है, सेल्स ऑफ फिजिकल और वर्चुअल गुड यानी कि फिजिकल गुड्स की और वर्चुअल गुड्स दोनों की सेल्स। अफिलिएट बेस्ड कमीशन यानी कि जो आप इनके प्रोडक्ट को किसी को रेकमेंड करो तो वो अफिलिएट मार्केटिंग में आता है, अफिलिएट कमीशन भी जो है आपको उसको मिलेगा। यानी कि आपने इनकी मार्केट को, आपने इनके प्रोडक्ट को जो है, मान लो मेरा एक दोस्त है, मैंने इनकी दुकान से जो है इनकी शॉप से एक साबुन खरीदा और साबुन खरीदने के बाद मैंने अपने दोस्त को भी रिकमेंड किया कि यार ये साबुन लो, ये साबुन जो है वो बहुत अच्छा है, इनकी दुकान से बहुत अच्छा साबुन मिलता है। तो ये है, ये क्या है, ये मैंने उनको अफिलिएट किया। अब ये उनको पता है कि मैंने उनको अफिलिएट किया, क्योंकि उनको पता नहीं होगा तो पैसे नहीं मिलने वाले, तो इसलिए उनको पता है कि मैंने अफिलिएट किया, तो इसलिए जो है इसको बोलते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। और उसके बदले मुझे अफिलिएट कमीशन मिलेगा क्योंकि मैंने जो है इनकी मार्केट यूज़ किया और फिर मैंने बताया इनकी मार्केट के बारे में ताकि वो भी जो है इनकी मार्केट से कुछ चीज़ को परचेज कर सकें। उसके बाद है हमारे पास लाइसेंसिंग है और लीसिंग है और दूसरे अदर ऑल्टरनेटिव्स हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, KPI जिसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मैट्रिक्स यूज टू एसेस द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोसेस एंड और वेदर सेट गोल्स आर अचीव्ड। अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स हैं जिसको हम यूज कर रहे हैं ऐसे परफॉर्मेंस के अंदर जो प्रोसेस है और जो हमारे पास यहाँ पर गोल्स हैं जिनको हमने सेट किया है जिसको अचीव करने के लिए। ओके, मार्केट प्लेस पोजिशन perspective. The book publisher here is the manufacturer, Amazon is a retailer, and Yahoo is both a retailer and a marketplace intermediary। अब यहाँ पर जो बुक है वो जो बुक का पब्लिशर है बेसिकली वो क्या है, वो मैन्युफैक्चरर है, और जो Amazon है वो रिटेलर है और Yahoo भी जो रिटेलर है। लेकिन जो दोनों है यानी कि दोनों जो है वो रिटेलर है और जो मार्केट प्लेस है वो यहाँ पर इंटरमीडिएट है। सेकेंड पॉइंट, रेवेन्यू मॉडल परस्पेक्टिव। द बुक पब्लिशर कैन यूज, ये एग्जाम्पल्स की तरह आप समझो इनको। द बुक पब्लिशर कैन यूज द वेब टू सेल डायरेक्ट वाइल याहू एंड Amazon कैन टेक कमीशन बेस्ड सेल्स। अब यहाँ पर जो बुक का पब्लिशर है वो डायरेक्टली यूज करे वेब को अपने जो कंप्लीट बुक है उसको सेल करने के लिए, बजाय इसके कि वो यहाँ पर याहू पे या फिर Amazon पे जाए, क्योंकि वहाँ पर वो लेंगे इनसे कमीशन। यानी कि वो जो है अपना जो सेल्स है, जो इनके सेल करने के, जो इनका प्रोडक्ट है उसको सेल करने के वो कमीशन लेंगे। यानी कि मान लो उनका प्रोडक्ट जो बिकता है 15,000 का, तो 15,000 में से मान लो उनको जो है 5,500 या मान लो 7,500 जो है उनको देने पड़ेंगे। इस तरीके से वो कमीशन लेता है, सेल्स बेस्ड कमीशन लेता है अपनी वेबसाइट के ऊपर डालने के, और फिर वहाँ से आप उसको भेजोगे तो वो जो है वो
क्या करेगा, वो लेगा यहाँ पर कमीशन लेगा वो आपसे, कमीशन बेस्ड सेल्स होती है, इसको बोलते हैं कमीशन बेस्ड सेल। तो इससे बेहतर यही है कि आप डायरेक्ट अपनी वेब पे डालो और वहां से सेल आउट करो। और ये क्या, याहू ऑल्सो हैज एडवर्टाइजिंग एज अ रेवेन्यू मॉडल। अब याहू जो है वो भी एडवर्टाइजिंग जो है एडवर्टाइजिंग मॉडल के तौर पे यूज़ किया जाता है कि उसको भी जो है वो प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करवाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि अमेजोन के अंदर होता है। कमर्शियल अरेंजमेंट्स perspective, all three companies offer fixed price sales, but in its place as a marketplace intermediary, Yahoo also offers alternatives। अब यहाँ पर हमारे पास जो ये तीनों कंपनीज हैं वो हमारे पास फिक्स्ड प्राइस के अंदर सेल्स करती है, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट प्लेसेस हैं मार्केट के अंदर वो इंटरमीडिएट है, और जो याहू है वो भी ऑफर करता है ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि इसके अलावा आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। ओके, तो फाइनली हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग का ट्यूटोरियल एंड है, और यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। अगर आप इस ट्यूटोरियल को कम्प्लीटली देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने इसमें ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो है आपको एक्सप्लेन किया है। ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो ज़रूरत पड़ने वाली है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की है, वो सारी चीज़ें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस डिस्कस किए हैं, और सारी जो ओवरऑल चीज़ें हैं मैंने इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको डिस्कस करके दे दी है। तो आई होप कि ट्यूटोरियल आपको ज़्यादा पसंद आया होगा, और आप जो है सारी चीज़ें जो कि मैंने इसमें समझाई है आप लोगों को प्रिसाइजली समझ में आ गई होंगी, आप लोगों के लिए सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो ट्यूटोरियल के अंदर अभी तक इतना ही, बाकी सीखते हैं आगे आने वाले पार्ट 3 में। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।